कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, कोई भी कण वृत्तीय मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति दो प्रकार का बताया था, एक बताया था एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति बताया था, दूसरा असमान वृत्तीय गति बताया था। एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में चाल, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, चाल, गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग और कोणीय संवेग, कोणीय वेग और कोणीय संवेग ये चीजें नियत होती हैं, ये नहीं बदलती हैं। कोणीय वेग और कोणीय संवेग ये चीजें नहीं बदलती हैं। एक समान वृत्तीय गति में ना तो चाल बदलती है, ना तो गतिज ऊर्जा बदलती है, ना तो कोणीय वेग बदलता है, ना तो कोणीय संवेग बदलता है। ये तो एक समान वृत्तीय गति की बात कर रहे थे। एक समान वृत्तीय गति में बदलने वाली राशियां बताया था वेग, संवेग, त्वरण, बल, ये सारी राशियां क्या होती हैं, ये हम पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवाइज करा रहे हैं। वेग, संवेग, त्वरण, बल, ये सारी राशियां क्या होती हैं, बदलती हैं। और बच्चों जो असमान वृत्तीय गति होती है, असमान वृत्तीय गति में कुल ऊर्जा नियत रहती है। असमान वृत्तीय गति में क्या नियत रहती है, तो आप कहेंगे कुल ऊर्जा, ठीक है। असमान वृत्तीय गति में स्थिर क्या रहेगा, कुल ऊर्जा, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है, अगर कोई भी वस्तु क्षैतिज वृत्त में गति कर रहा है तो वह एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। किसी कण की क्षैतिज वृत्त में गति, किसी कण की क्षैतिज वृत्त में गति, क्षैतिज वृत्त में गति, किसी कण की क्षैतिज वृत्त में गति एक समान वृत्तीय गति होती है, एक समान वृत्तीय गति होती है। किसी कण की क्षैतिज वृत्त में गति एक समान वृत्तीय गति होती है। किसी कण की क्षैतिज वृत्त में जो गति होती है, जब किसी कण को किसी धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्त में घुमाते हैं तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब किसी कण की क्षैतिज वृत्त की बात की क्षैतिज वृत्त में गति की बात करते हैं तो वो उदाहरण हो जाता है एक समान वृत्तीय गति में, ठीक है। अगर कण जो है क्षैतिज वृत्त में गति करता है तो वो उदाहरण किसका है, ये एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। अगर सवाल में लिखा हो क्षैतिज वृत्त में गति करते हुए कण के लिए क्या नियत रहेगा, क्षैतिज वृत्त में गति करते हुए कण के लिए क्या नियत रहेगा, तुरंत समझना क्षैतिज वृत्त में गति जो होती है वो एक समान वृत्तीय गति होती है। एक समान वृत्तीय गति होती है तो एक समान वृत्तीय गति में चाल, गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ये सारी चीजें नियत रहेंगी, ये सारी चीजें नियत रहेंगी। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, अगर कोई भी कण किसी कण को किसी धागे से बांधकर, किसी कण को किसी धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है, वर्टिकल सर्कल में अगर घुमाएंगे तो वो गति जो है असमान वृत्तीय गति होगी। तो किसी कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, ऊर्ध्वाधर वृत्त में ये दिशा ऊर्ध्वाधर होती है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति असमान वृत्तीय गति होती है। तो लिख लो जरा, किसी कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, किसी कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति, किसी कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होती है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होती है। आंसर है असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति होती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, किसी कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होती है,
कौन सी गति होती है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति होती है। अगर कोई कण ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति कर रहा है, वृत्त उसका वृत्तीय पथ ऊर्ध्वाधर दिशा में है, ऐसे ऐसे गति कर रहा है, तो ये असमान वृत्तीय गति होती है। असमान वृत्तीय गति में कुल ऊर्जा नियत होती है। ध्यान देना, बाकी सारी चीजें बदलती रहती हैं, असमान वृत्तीय गति में कुल ऊर्जा नियत रहती है। और एक समान वृत्तीय गति क्या है? क्षैतिज वृत्त में गति एक समान वृत्तीय गति होती है। एक समान वृत्तीय गति में वेग बदलता है, त्वरण बदलता है, बल बदलता है, संवेग बदलता, लेकिन न बदलने वाली राशियां जो है चाल, गतिज ऊर्जा, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, एक समान वृत्तीय गति में चीजें नहीं बदलती हैं। इतनी बात हमने आप लोगों को बताया था। अब कुछ चीजें और आप लोगों को समझना है, वृत्तीय गति से संबंधित कुछ बातें समझनी है। जैसे मान लो बच्चों, कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चल रहा, मान लो कोई भी कण है वो वृत्तीय पथ पर चल रहा है और ये वृत्त का केंद्र है, इसे केंद्र बोलते हैं। और बच्चों यहां पर मान लो ये कण है, ये कण है P, तो केंद्र से P तक की दूरी को, केंद्र से P तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यहां केंद्र से लेकर P तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और ये वाला जो वेक्टर होता है इसको त्रिज्य सदिश कहते हैं। केंद्र से P तक की दूरी को त्रिज्या कहेंगे और ये वाले वेक्टर को, इस वाले तीर को बोलते हैं त्रिज्य सदिश। क्या बोलते हैं? त्रिज्य सदिश। अगर कण मान लो यहां पर Q पॉइंट पर होता, तो यहां O से Q तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, लेकिन इस वाले सदिश को क्या बोलते हैं? त्रिज्य सदिश कहते हैं। इस वाले सदिश को क्या कहते हैं? त्रिज्य सदिश। अगर कण R पॉइंट पर होता, O से R तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, लेकिन इस वाले वेक्टर को त्रिज्य सदिश कहते हैं। ऐसे बच्चों ये S पॉइंट है, O से S तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, लेकिन इस वाले सदिश को त्रिज्य सदिश कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्य सदिश। तो ये त्रिज्य सदिश होता है, ये भी त्रिज्य सदिश होता है, ये भी त्रिज्य सदिश होता है, ये भी त्रिज्य सदिश होता है। बच्चों जब कोई कण वृत्तीय पथ पर चलता है, मान लो Q पॉइंट से P पॉइंट की ओर गया, तो पहले उसका त्रिज्य सदिश ये था। अब जब Q से P पर चला गया, त्रिज्य सदिश ऐसा चला गया, ये त्रिज्य सदिश ऐसे घूम करके ऐसे चला गया। जितने कोण से घूमा है, ये इसी कोण को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन हम लोगों को समझना, कोणीय विस्थापन क्या है? कोणीय विस्थापन हेडिंग डाल लीजिए। कोणीय विस्थापन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये देखो, जैसे मान लो कोई भी कण वृत्तीय गति कर रहा है और ये वृत्तीय पथ का केंद्र है। किसी समय कण मान लो P बिंदु पर था, ये त्रिज्य सदिश ऐसे था। कण कुछ समय के बाद Q बिंदु पर चला गया तो त्रिज्य सदिश ऐसा हो गया। जब कण P से Q गया, ये त्रिज्य सदिश जितना कोण घूमा है, इस डेल्टा थीटा को बोलते हैं, डेल्टा थीटा को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। डेल्टा थीटा को क्या बोलते हैं? त्रिज्य सदिश द्वारा घूमे हुए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कण P से Q तक गया, कण बिंदु P से बिंदु Q की ओर गया, तो उसका जो त्रिज्य सदिश है जितने कोण से घूमा है, इसी कोण को क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन। एक लाइन में लिख सकते हैं, त्रिज्य सदिश द्वारा, त्रिज्य सदिश द्वारा, त्रिज्य सदिश द्वारा घूमे हुए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन कहते हैं त्रिज्य सदिश द्वारा घूमा हुआ कोण। पहले त्रिज्य सदिश ऐसा था, जब P बिंदु पर वो कण था, जब कण Q बिंदु पर पहुंच गया तो त्रिज्य सदिश घूम करके यहां पहुंच गया।
जितने कोण से घूमा है इसी कोण को क्या बोलते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं। त्रिज्य सदिश द्वारा घूमे गए कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोण में विस्थापन, कोणीय विस्थापन का जो सूत्र होता है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बराबर कोण में विस्थापन θ2 माइनस θ1। डेल्टा थीटा बराबर हो जाएगा θ2 माइनस θ1। कोण में जो विस्थापन होगा, पहले वो कितने कोण पर था वो देख लो, बाद में घुमा कितने कोण पर चला गया। पहले कितने कोण पर था वो देख लो, बाद में कितने कोण पर चला गया वो देख लो। बाद के कोण से पहले वाले कोण को माइनस कर दो तो क्या पता चलेगा? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन देखो, वैसे विस्थापन जो हम लोग पढ़ चुके हैं सदिश राशि, विस्थापन हम लोग सदिश राशि पढ़ चुके हैं, वो रेखीय विस्थापन था। यहां पर कोणीय विस्थापन की बात कर रहे हैं। कोणीय विस्थापन सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है, सदिश व अदिश दोनों। कोणीय विस्थापन राशि है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन राशि है। आंसर इसका लिख लो सदिश व अदिश दोनों, सदिश व अदिश दोनों। कोणीय विस्थापन सदिश और अदिश दोनों है। कोणीय विस्थापन, जैसे रेखीय विस्थापन सदिश होता है, लेकिन जो कोणीय विस्थापन होता है वह सदिश भी हो सकता है, अदिश भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है। कोण में जो विस्थापन होता है उसे कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ध्यान से सुनना। हम ये बता रहे हैं, देखो थीटा मतलब होता कोण, डेल्टा मतलब परिवर्तन, डेल्टा थीटा मतलब कोण में परिवर्तन। कोण में परिवर्तन को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। जब कण वृत्तीय मार्ग पर चलेगा, जब कण वृत्तीय मार्ग पर चलेगा, जो त्रिज्य सदिश है, त्रिज्य सदिश भी चलेगा, ऐसे घूमेगा। कण वृत्तीय मार्ग पर चलेगा तो ये जो त्रिज्य सदिश है ये भी ऐसे घूमेगा, तो जितने कोण से घूम जाता है उसे कहते हैं कोणीय विस्थापन। कोण में विस्थापन को कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन कैसी राशि है? तो आप बोलोगे सदिश भी हो सकता, अदिश भी हो सकता, जबकि पहले जो हमने आप लोगों को विस्थापन पढ़ा रखा है वो रेखीय विस्थापन था। रेखीय विस्थापन सदिश राशि होती है, लेकिन जो कोणीय विस्थापन होता है सदिश व अदिश दोनों। अब देखो कब सदिश होगा? कम कोणीय विस्थापन अगर है, कम कोणीय विस्थापन है, कम कोणीय विस्थापन, कम कोणीय विस्थापन के लिए यह सदिश राशि है। कम कोणीय विस्थापन के लिए यह सदिश राशि है। अगर कोणीय विस्थापन कम होगा तो यह सदिश राशि होगी। अगर कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा तो इसे वेक्टर कहते हैं। और ज्यादा अधिक कोणीय विस्थापन के लिए, अधिक कोणीय विस्थापन के लिए, अधिक कोणीय विस्थापन के लिए, अगर अधिक कोणीय विस्थापन की बात करते हैं, कोणीय विस्थापन अगर कम है तो सदिश राशि होती है। कोणीय विस्थापन अगर ज्यादा है, अधिक कोणीय विस्थापन के लिए यह अदिश राशि। जब ज्यादा कोणीय विस्थापन होगा तो यह अदिश राशि होगी, और कम कोणीय विस्थापन होगा तो यह सदिश राशि होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कोणीय विस्थापन, जो कोण में विस्थापन है वो किस प्रकार की राशि है। तो सदिश और अदिश दोनों हो सकता है। छोटे कोणीय विस्थापन के लिए सदिश राशि, बड़े कोणीय विस्थापन के लिए यह अदिश राशि होगी। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। कोणीय वेग की बात कर रहे हैं, सॉरी कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन एक तरीके का कोण होता है। कोणीय विस्थापन एक प्रकार का कोण में विस्थापन, और कोण का मात्रक होता रेडियन। तो कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक
देखो 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां पढ़े हो। एक समतल कोण होता है, दूसरा घन कोण होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का स्टेरेडियन होता है। तो ये कोणीय विस्थापन एक प्रकार का समतल कोण है। समतल कोण में विस्थापन है, इसलिए इसका मात्रक रेडियन होगा। ठीक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक, कोणीय विस्थापन कोणीय विस्थापन का मात्रक, कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होगा, ध्यान दें, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, इसका होगा रेडियन। कोण का मात्रक रेडियन, तो कोणीय विस्थापन का भी मात्रक रेडियन होता है। कोण विमाहीन होती है तो कोणीय विस्थापन विमाहीन, कोणीय विस्थापन विमाहीन, कोणीय विस्थापन की कोई विमा नहीं होती, कोणीय विस्थापन विमाहीन है, डायमेंशनलेस। कोणीय विस्थापन विमाहीन है, कोणीय विस्थापन का कोई विमा नहीं होता, क्योंकि कोण की कोई विमा नहीं होती तो कोणीय विस्थापन की कोई विमा नहीं होगी। मात्रक कोण का रेडियन होता तो कोणीय विस्थापन का भी मात्रक रेडियन हो जाएगा, कोणीय विस्थापन विमाहीन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। जैसे देखो, मान लो कोई भी कण है, वृत्तीय पथ पर चल रहा है। इसी समय वो P बिंदु पर था, कुछ समय के बाद कण Q बिंदु पर चला गया। ये जो त्रिज्य सदिश है यहां से घूम करके यहां चला गया, ये वाला होता कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा। केंद्र से P बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र O से P तक की दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। केंद्र से P तक की दूरी को त्रिज्या। और ये वाला जो विस्थापन है, ये यहां से P से लेकर Q तक का ये जो विस्थापन है, ये P से लेकर Q तक का जो विस्थापन है, इसको रेखीय विस्थापन कहते हैं, डेल्टा एस। इसको रेखीय विस्थापन कहते हैं। यहां से Q से लेकर के P तक, Q से लेकर P तक इसको कहते हैं रेखीय विस्थापन। Q से लेकर के P तक ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, रेखीय विस्थापन है। इसको क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो कोण बराबर आप लोगों को पता है, कोण बराबर होता चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता चाप बटे त्रिज्या। कोण की जगह कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, कोण की जगह कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा हो जाता। इस कोण की जगह कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा। चाप की लंबाई डेल्टा एस, इसको बोलते हैं चाप। चाप की लंबाई है डेल्टा एस, डेल्टा एस बटे त्रिज्या क्या है, आर। ये सूत्र नोट कर लो, कोणीय विस्थापन व रेखीय विस्थापन में संबंध। ये पूछा जाएगा, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन व रेखीय विस्थापन में संबंध। कोणीय विस्थापन व रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन में संबंध। कोणीय विस्थापन व रेखीय विस्थापन में संबंध। डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर। नोट करो जल्दी से। ठीक है, सब लोग जुड़े रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, ये है कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध। ये वाला जो विस्थापन है इसको कोणीय विस्थापन कहते हैं, और ये वाला जो विस्थापन होता है इसको रेखीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध ये है, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर। या कभी कभी बच्चों ऐसा भी लिखा रहता है, थीटा बराबर होता है एस अपान आर। थीटा बराबर एस अपान आर। कोणीय विस्थापन को थीटा कह देता है, रेखीय विस्थापन को एस कह देता है, और त्रिज्या की जगह त्रिज्या रहेगा। तो डेल्टा थीटा की जगह थीटा, थीटा बराबर एस अपान आर, थीटा बराबर एस अपान आर हो जाएगा। एक कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध है, थीटा बराबर एस अपान आर। ये नोट कर लो, थीटा बराबर एस अपान आर। कोणीय विस्थापन व रेखीय विस्थापन में संबंध है, कोणीय विस्थापन व रेखीय विस्थापन के बीच संबंध है।
डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपान आर हो जाएगा। ये तो कोणीय विस्थापन हो गया। इसके बाद हम लोग समझेंगे कोणीय वेग। अब अगला टर्म हम लोगों को समझना है कोणीय वेग क्या है। कोणीय वेग कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं। ऐसा बनाते हैं, इसका मतलब ओमेगा। इसको पढ़ते हैं ओमेगा, डब्ल्यू जैसा बनाते हैं, इसको पढ़ते हैं ओमेगा। कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा मतलब कोणीय वेग। तो कोणीय वेग की परिभाषा जानने के लिए पहले वेग आपको पता होना चाहिए। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इकाई समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। जब विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं तो कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहेंगे। इसकी परिभाषा होगा कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय वेग ओमेगा, ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ऐसे कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। 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 वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन को कहेंगे डेल्टा थीटा, समय अंतराल को कहते हैं डेल्टा टी। ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। ओमेगा कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, मतलब समय। कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी हो जाएगा। या बच्चों ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा को कभी कभी थीटा कहा जाता है, थीटा अपान टी। ओमेगा बराबर थीटा अपान टी, ये पूछा जा चुका है। ओमेगा बराबर थीटा अपान टी। थीटा का मतलब कोणीय विस्थापन और टी का मतलब समय। कोणीय विस्थापन बटे समय को कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा बराबर थीटा अपान टी हो जाएगा। कोणीय वेग ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर हो जाएगा थीटा अपान टी। ओमेगा बराबर थीटा अपान टी हो जाएगा। थीटा है कोणीय विस्थापन, टी है समय। कोणीय वेग सदिश राशि है। कोणीय वेग अक्षीय सदिश है, ध्यान देना। कोणीय वेग अक्षीय सदिश है। सदिश तो है लेकिन कैसा सदिश है? अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश है। कोणीय वेग अक्षीय सदिश है, एक्सियल वेक्टर है। इसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, ये एक्सियल वेक्टर होता है। कोणीय वेग जो होता है एक्सियल वेक्टर होता है, अक्षीय सदिश होता है। कोणीय वेग एक्सियल वेक्टर होता है, ध्यान देना। कोणीय वेग का एसआई मात्रक, कोणीय वेग का एसआई मात्रक, देखो हम लोगों ने रेखीय वेग का एसआई मात्रक पढ़ रखा है, मीटर प्रति सेकेंड। पढ़े हो ना? रेखीय वेग जो इसके पहले हम लोगों ने वेग पढ़ा था, सरल रेखीय गति में जो वेग पढ़ा था वो जो है रेखीय वेग था। वहां पर वेग और चाल दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड पढ़ा था। बीमा LT -1 पढ़ा था। यहां पर कोणीय वेग नाम की चीज है, इसका मात्रक बच्चों रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का रेडियन होता है, समय का सेकंड होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? यहां पर रेडियन, रेडियन प्रति सेकंड इकाई है कोणीय वेग का। रेडियन प्रति सेकंड किसका मात्रक है? कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का सूत्र पता होना चाहिए, ओमेगा बराबर थीटा अपान टी।
ओमेगा बराबर थीटा अपान टी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा बराबर थीटा अपान टी, ओमेगा बराबर थीटा अपान टी। ठीक है, सब लोगों ने नोट कर लिया है। कोणीय वेग अक्षीय सदिश होता है। कोणीय वेग का ऐसा मात्रक रेडियन, इसका सेकेंड, रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। कोणीय वेग कहते किसे हैं? जैसे वेग क्या होता है? विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो कोणीय वेग क्या होगा? कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहेंगे। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। थीटा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी होता है। ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। कभी कभी डेल्टा थीटा को थीटा लिखा रहता है, तो ओमेगा बराबर थीटा अपान टी हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा। ये कोणीय वेग अक्षीय सदिश होता है। अब विमा देखो, इसकी कोई विमा होती नहीं, जो ऊपर लिखा इसकी कोई विमा नहीं होती, इसकी टी होती है, नीचे टी विमा, ऊपर जाएगा तो -1। कोणीय वेग की विमा, कोणीय वेग की विमा, ध्यान देना बच्चों, कोणीय वेग की विमा, जो कोणीय वेग की विमा होगी वो क्या होगी? तो हम कहेंगे t-1। कोणीय वेग की विमा क्या होगी? t-1। कोणीय वेग की विमा क्या होगी? t-1, क्योंकि कोणीय विस्थापन की विमा होती ही नहीं, और नीचे समय है, समय की विमा t होता है। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t-1, ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा। ये तो कोणीय वेग हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आता है, रेखीय वेग, रेखीय वेग v व कोणीय वेग, रेखीय वेग v व कोणीय वेग ओमेगा में संबंध, कोणीय वेग ओमेगा में संबंध क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, v और ओमेगा में संबंध, किसमें किसमें संबंध? v और ओमेगा में संबंध। तो v बराबर होता है r ओमेगा, v बराबर होता है r गुणे ओमेगा। v का मतलब होता है रेखीय वेग, r का मतलब वृत्त की त्रिज्या, ओमेगा का मतलब कोणीय वेग। तो v बराबर r ओमेगा, v बराबर क्या होता है? r ओमेगा होता है। v का मतलब होता है रेखीय वेग, ओमेगा का मतलब कोणीय वेग, r का मतलब त्रिज्या। ठीक है, ये v बराबर r ओमेगा होता है। कभी कभी ऐसा नहीं लिखा रहता बच्चों, सदिश रूप लिखा रहता है इसका, सदिश रूप, सदिश रूप कभी कभी आ जाता है। v के ऊपर एक तीर लगा रहता है, ऐसे v के ऊपर तीर लगा रहता, तीर का मतलब सदिश, तीर का मतलब सदिश। और ओमेगा, ओमेगा भी कोणीय वेग, ये भी सदिश है। ठीक है, क्रॉस ऐसे लगा होता r, r वेक्टर त्रिज्य सदिश, r के ऊपर तीर बनाने का मतलब त्रिज्य सदिश, r मतलब रेडियस, r का मतलब रेडियस, ये त्रिज्या वाला सदिश है, ऊपर तीर लगा हुआ है। ये कोणीय वेग वाला सदिश है, ये रेखीय वेग वाला सदिश है। रेखीय वेग का सदिश बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है। संबंध रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या होता है? v बराबर r ओमेगा। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है? v बराबर r ओमेगा। अगर मान, वैसे ज्यादातर यही आता है, हो सकता है अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछ ले तो ये चीज पूछा जा सकता है, v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस r। जैसा ये लिखवा रहे हैं ऐसे ही r पहले ना लिखना, यहाँ पर इस स्वरूप में पहले r नहीं होता है, और इसमें चाहे ठीक है, क्लियर है सभी को? जब यहां पर वेक्टर वाला होगा, v बराबर r ओमेगा, नोट करो सभी लोग, v बराबर r ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, v बराबर r ओमेगा। और अगर वेक्टर रूप होगा तो v के ऊपर तीर लगा होगा, ओमेगा पहले रहता, ओमेगा के ऊपर एरो होगा, क्रॉस r के ऊपर तीर हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया? तो ये अगर मान लो आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो ऐसा लिखा होगा, नहीं तो यही आंसर आएगा, v बराबर r ओमेगा।
कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है, ठीक है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध v बराबर आर ओमेगा रख लो, v बराबर आर ओमेगा याद करना, ठीक है। अब इसके बाद जो है कोणीय त्वरण, हेडिंग डालिए आप लोग, कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। कोणीय त्वरण को बच्चों अल्फा से दर्शाते हैं, कोणीय त्वरण को अल्फा से दर्शाते हैं, कोणीय त्वरण को अल्फा से दर्शाते हैं। तो कोणीय त्वरण होता क्या है, पहले तो ये बताओ त्वरण क्या है, पहले तो ये बताओ त्वरण क्या है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे, है ना। तो देखो जरा, कोणीय वेग, कोणीय वेग परिवर्तन की दर, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वैसे कोणीय वेग परिवर्तन की दर को, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहेंगे, इतना ध्यान रखना। कोणीय त्वरण को अल्फा से दर्शाते हैं, कोणीय त्वरण को अल्फा से, तो कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर कोणीय वेग परिवर्तन, कोणीय वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, कोणीय वेग परिवर्तन बटा समयांतराल कर देंगे। कोणीय वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। ये भी सदिश राशि है, ये भी अक्षीय सदिश है बच्चों। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण याद रखना, ये भी अक्षीय सदिश है, ये भी सदिश राशि है, ये भी अक्षीय सदिश कहते हैं इसको। कोणीय वेग अक्षीय सदिश होता है, कोणीय वेग अक्षीय सदिश होता है, कोणीय त्वरण भी अक्षीय सदिश होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड, जैसे रेखीय वेग का मात्रक हमने बताया था मीटर प्रति सेकेंड, रेखीय त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही जब यहां पर बात करेंगे कोणीय त्वरण का मात्रक, कोणीय त्वरण का मात्रक, कोणीय त्वरण का मात्रक जो होगा वो रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, कोणीय वेग का मात्रक क्या था, रेडियन प्रति सेकेंड। इतना नोट करो सब लोग। अक्षीय सदिश का मतलब यह है, जैसे मान लो ये कोई भी फिक्स स्थिति है, इसके चारों तरफ अगर कोई वस्तु घूम रही है, इसी अक्ष के परितः मान लो कोई वस्तु घूम रही है, ये निश्चित बिंदु है, इसके चारों तरफ कोई वस्तु घूम रही है, तो जिस वेग की दिशा इस अक्ष के दिशा में होती है उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। तो जो कोणीय वेग और कोणीय त्वरण होता है उसकी दिशा हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, इसीलिए उसे अक्षीय सदिश कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अक्षीय सदिश कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से कोणीय त्वरण का किस प्रकार की राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। विमा देखो, रेडियन की कोई विमा होती नहीं, रेडियन की कोई विमा होती नहीं। नीचे यहां पर सेकंड की घात 2 है, इसका मतलब t की घात 2, ऊपर जाएगा तो -2। कोणीय त्वरण की विमा,
कोणीय त्वरण की विमा, कोणीय त्वरण की विमा की बात करें, क्या हो जाएगा t-2, नीचे आएगा t², ऊपर जाएगा तो -2, t-2 हो जाएगा, t-2। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, t-2 होगा। कोणीय त्वरण क्या होता है? कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण कैसी राशि है? अक्षीय सदिश है। कोणीय त्वरण का क्या मात्रक होता है? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण की विमा क्या होती है? t-2 होता है, क्योंकि रेडियन की कोई विमा होती नहीं, सेकंड की t होती है, t² नीचे रहेगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है। तो ये जो है कोणीय त्वरण हो गया। ये बेसिक चीजें पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोणीय त्वरण हो गया। अब देखो कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में संबंध, ये भी लिख लो। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को अल्फा कहते हैं, व रेखीय त्वरण में संबंध, रेखीय त्वरण को ए कहते हैं, जो कि पहले हम लोग जान चुके हैं, जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है वो रेखीय त्वरण था। जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पढ़ चुके हैं वो रेखीय त्वरण था, और जिसका रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर पढ़ लिया वो कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में संबंध, इन दोनों त्वरणों में संबंध, कोणीय त्वरण व रेखीय त्वरण में संबंध क्या होता है? रेखीय त्वरण ए बराबर होता है r इंटू एल्फा, ए बराबर होता r इंटू एल्फा, ए बराबर r इंटू एल्फा। ए का मतलब रेखीय त्वरण, r का मतलब वृत्तीय पथ की त्रिज्या, और अल्फा का मतलब कोणीय त्वरण। अल्फा का मतलब कोणीय त्वरण, r का मतलब वृत्तीय पथ की त्रिज्या, a का मतलब रेखीय त्वरण। a बराबर r अल्फा, a बराबर क्या होता है? r अल्फा होता है। तो ये जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है, और इसका सदिश रूप भी हो सकता है, मिल जाए सदिश रूप भी इसका याद रखें। इसका वेक्टोरियल फॉर्म जो होता है, a वेक्टर बराबर हो जाएगा, a वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ठीक है। अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, इसको वेक्टर पढ़ते हैं, जो ऊपर तीर लगा होता है इसको वेक्टर पढ़ते हैं। a वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर, अल्फा मतलब कोणीय त्वरण वेक्टर, क्रॉस r वेक्टर मतलब त्रिज्या वाला वेक्टर, r वेक्टर का मतलब त्रिज्य वेक्टर होता है r वेक्टर। इतनी बात तो सबको क्लियर हो रहा होगा, एक बार बताओ भाई कमेंट करके। क्लियर है सभी को? सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? ये वेक्टर फॉर्म जरूर याद रखना। यहां पर जो है a बराबर r अल्फा, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण दोनों का मात्रक पता होना चाहिए। कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, रेखीय का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? एक्सियल वेक्टर का मतलब यह है, जैसे कोई भी वस्तु, अक्षीय सदिश का मतलब हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी वस्तु इस अक्ष के परितः घूम रही है, कोई भी वस्तु घूमने वाली गति कर रही, घूर्णन गति कर रही है, और इस अक्ष के परितः घूम रही है, इसी अक्ष के चारों ओर ये घूम रही है वस्तु, ठीक है। तो जिस वेक्टर की दिशा बच्चों ध्यान देना, घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, इसी दिशा में वेक्टर की दिशा हो, इस ऐसे वेक्टर को अक्षीय सदिश कहते हैं। जिस सदिश की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है, नागेंद्र बघेल आपका कमेंट आ रहा है। जैसे मान लो ये, ध्यान दो यदवीर, ये मान लो घूर्णन अक्ष है। घूर्णन अक्ष का मतलब जिस अक्ष के परितः वस्तु घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन अक्ष। जिस अक्ष के परितः वस्तु घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन अक्ष। ये घूर्णन अक्ष है, इसके चारों तरफ कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है। अगर किसी वेग की दिशा, जैसे कोणीय वेग है, कोणीय त्वरण, इसकी दिशा अगर इसी घूमने वाले अक्ष की दिशा में हो तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं अक्षीय सदिश। क्योंकि कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, इनकी दिशाएं जो होती हैं घूर्णन अक्ष की दिशा में होती हैं।
इनको वेक्टर तो कहते हैं, लेकिन ये वेक्टर जो होते हैं वो अक्षीय सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है, इनको अक्षीय सदिश कहा जाता है। ध्यान दे, ए बराबर आर अल्फा, ये जो है कोणीय त्वरण अल्फा और रेखीय त्वरण ए में संबंध है। ए बराबर आर अल्फा, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके है, यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताएं। क्लियर? ठीक है, सबको क्लियर हो रहा? रोहित पीवीआर, हम ये कह रहे हैं कि जो है अगर मान लो कोई भी वस्तु है वो इसी अक्ष के परितः चारों तरफ घूम रही, परितः मतलब चारों तरफ, अगर कोई वस्तु इसी के चारों ओर घूम रही है तो कोणीय वेग और कोणीय त्वरण की दिशा इसी अक्ष की दिशा में होती है, इसीलिए उसको हमने बोला अक्षीय सदिश। ठीक है, क्या बोला? अक्षीय सदिश। ठीक है, अक्षीय सदिश। क्लियर है सभी को? ठीक है, अक्षीय सदिश समझ में आ गया। देखो, वृत्तीय गति हमने बताया था कि दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। अगर कोई भी कण जो है वृत्तीय पथ पर चल रहा है, मान लो कोई कण वृत्तीय पथ पर चल रहा है, मान लो कोई भी कण वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है और यहां से चला वापस यहीं पर आ जाए, जहां से चला वहीं पर वापस आ जाए, तो हम बोलेंगे एक चक्कर पूरा कर लिया। क्या बोलेंगे? एक चक्कर पूरा कर लिया। अगर कोई कण वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है, जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पर वापस आ जाए, इसका मतलब उसने एक चक्र पूरा कर लिया, एक वृत्त पूरा कर लिया। एक चक्र या एक वृत्त पूरा करने में कण जितना समय लेगा, एक चक्र या एक वृत्त कंप्लीट करने में कण जितना समय लेगा उसको आवर्त काल कहते हैं। वह एक समय होता है, एक चक्र पूरा करने में लगा समय, एक वृत्त पूरा करने में लगा समय, आवर्त काल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। चलो लिखो जरा, एक वृत्त पूरा करने में, एक वृत्त पूरा करने में कण द्वारा लिया गया समय, कण द्वारा लिया गया समय, कण द्वारा लिया गया समय, ये समय होता है, आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल, आवर्तकाल कैपिटल टी, आवर्तकाल को कैपिटल टी कहते हैं। एक वृत्त पूरा करने में कण द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। क्या गेहूं की पीडीएफ नहीं खुल रही क्या तुम लोगों की? कई बच्चे कह रहे थे, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, वैसे देख लेना बेटा, जो है खुलेगी ऐसा नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया करो। बहुत सारे बच्चे जो है ढूंढ ही नहीं पाते पीडीएफ, और जो एक्स्ट्रा क्लासेस दी गई हैं, 10 दिन की क्लासेस हमने सीधे सीधे दे दिया है। आप सभी जिनकी क्लासेस 1 मई से छूटी हैं, 10 लेक्चर पूरे के पूरे मैंने दे दिया है। आप सभी ऐप में जाइए, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ दूसरी लाइन में, नहीं अगर दिख रहा तो स्क्रीन को एक उंगली रख के खींचना तो रिफ्रेश हो जाएगा ऐप, और सारे डॉक्यूमेंट जो नए अपलोड किए गए होंगे वो सब आपको दिखने लगेंगे। आप लोग केवल जो है देखते हैं नहीं, वो कहते हैं कि जो है आया नहीं, खुल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है?
हाँ, सभी का खुल रहा है, एक ही लोगों का खाली नहीं खुल रहा। मोबाइल आपकी खराब होगी, चेक कर लो, मोबाइल बदल दो, ठीक है। एक वृत्त पूरा करने में कण द्वारा लिया गया समय आवर्तकाल टी कहलाता है। आवर्तकाल, मोबाइल बदलने का मतलब एडमिशन दोबारा लेना पड़ेगा। मोबाइल जिसने बदला, समझ जाओ तुरंत वो रोक देता है। एप्लीकेशन जो है इतना ज्यादा सिक्योरिटी है उसमें कि दूसरे में खोल भी नहीं पाओगे, ना दूसरे नंबर से खुलेगा, ना दूसरे मोबाइल में खुलेगा, ना स्क्रीन शॉट ले पाओगे, है ना। ध्यान रखना, इसलिए सबका जो है, सालू यादव कह रहे 10 नहीं मिली है, ओनली 4 क्लासेस हैं। चलो भैया, इसी वक्त तुम जो अपना ऐप खोलो, जल्दी से खोलो, कमेंट करो, फिर हम बता रहे हैं। नवीन कुमार कह रहे हैं बायो की पीडीएफ टेस्ट नहीं मिली, सब मिल गया, सब रिफ्रेश करो, हम बता रहे हैं सब लोगों को क्या करना। ध्यान से देखो, ऐप खोलना, स्टडी मटेरियल वाले डिब्बे में जाओ, जिनको 10 क्लासें नहीं मिली उनकी मैं बात कर रहा हूं। जब ये एग्रोनॉमी खुलेगा, इसके नीचे देखिए, ये देखो चलता हुआ, रन करता हुआ दिख रहा। जिनके में ना दिखे तो ऐसे देखो, जिनमें कोई पीडीएफ ना दिखे तो क्या करेंगे, ऐसे उंगली रख के ऐसे खींचो इसको, ऐसे देखो रिफ्रेश हो गया, है ना। ऐसे देखो, ऐसे रखना स्क्रीन पर, और इसको स्क्रीन को ऐसे खींचो, ये रिफ्रेश हो गया तो सारे डॉक्यूमेंट जो नए अपलोड किए गए होंगे सारे ओपन हो जाए, सारे दिख जाएंगे। यहां पर लिखा है 1 मई से शुरुआत वाली क्लासेस, 1 मई से शुरुआत वाली क्लासेस। जब 1 मई से शुरुआत वाली क्लासेस खोलोगे, देखो 2, ठीक है, ऐसे स्लाइड करना, 4, कुछ लोग स्क्रीन खींचते नहीं होंगे तो ये 4 तो दिखेगा। जब आप स्क्रीन नहीं खींचोगे तो आपका स्क्रीन कितना बड़ा है, क्या बहुत बड़ा है क्या, डिजिटल बोर्ड कितना, स्क्रीन इतना ही तो होगा आपके मोबाइल का, तो 4 ही तो दिखेगा आपको आंखों से, 4 वीडियो ये दिख रहा। अब आप लोग कुछ करना चाहोगे नहीं कि इसको खिसका के देखें कितने हैं। जब इसको खिसका के देखोगे, देखो ऐसे देखो, 2 ऊपर जा रहा, फिर देखो 2 नीचे आ गया, खिसकाते जाओ खिसकाते जाओ खिसकाते जाओ। ये देखो, इतना भगवान बुद्धि तो दिए होंगे, है ना, कुछ ना कुछ अपने आप किया करो ये सब चीजें। ये 10 क्लासें दे दी गई हैं, ठीक है, क्लियर है। 10 क्लासें, 2 ऊपर 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 क्लासें हैं। 10 क्लासें कम से कम 5-5 घंटे की हैं। 50 घंटे पढ़िए पहले, 50 घंटे। अब जो एक बार पढ़ चुके हो रिवाइज कर लें, जो एक बार पढ़ चुके हैं वो रिवीजन जरूर करें। बायोलॉजी की अपलोड हो कल वाली बायोलॉजी वाली आंसर दिया जाएगा ना, आपको ये बताया गया है कि आंसर जो है हाईलाइट किया जाएगा। जो बायोलॉजी की पीडीएफ मिलेगी उसमें जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है उसका क्या सही उत्तर है यहाँ तो समझाया जाता, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे, ऐप खोल करके फटाफट सब रिवाइज कर लोगे तो वहां पर आंसर दिया जाएगा। इसलिए कल अपलोड नहीं हुआ, वो आज अपलोड हो जाएगा। एग्रोनॉमी की वीड वाली, खरपतवार वाली, वो अपलोड है ना, वो हो गई है। और बताओ क्या समस्या है, रोज ड्रामा करते हो तुम लोग, जल्दी बताओ, सारे समस्या का समाधान कर देंगे। अमित कुमार मौर्य कह रहे हैं 10 क्लास है, दिख गया सबको, ठीक है, तुम्हारा हो रहा कोई बात नहीं। प्रणव चौधरी, आराम करो, मौज करो, है ना। यूपी कैडेट में सिलेक्शन लो, इसके बाद इंटरव्यू देने आओ। इंटरव्यू यूट्यूब चैनल पे होगा, पूरे उत्तर प्रदेश को दिखाना है, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, ठीक है, ध्यान रखना। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि बहुत कठिनाइयों में पढ़ाई कराई जा रही है, आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, कोरोना काल में इसका रिजल्ट दिखाना ही दिखाना। सुधांशु बायो की मिल जाएगी। एक लोग कह रहे हैं रवि बरेली 11 12 13 14 पीडीएफ नहीं खुली, ये क्या है, क्या नहीं खुली भाई, पीडीएफ खोलोगे तभी खुलेगी, बताओ जिनको जो समस्या हो। जो दोबारा से वीडियो दे रहे हैं वो वीडियो जो है हमेशा के लिए है, लेकिन ध्यान रखना पढ़ते रहो, नहीं पता लगा जो है हमेशा का मतलब यूपी कैडेट के बाद पढ़ो,
वह यूपी कैडेट एग्जाम के पहले आपको तैयारी करना है। ये नहीं कि पता लगा वीडियो हम दिए जा रहे हैं और तुम लोग पढ़ो ना, जो नए बच्चे हैं तो उसको भी समय निकाल करके मॉर्निंग में पढ़ लिया करो। कम से कम जो है एक वीडियो रोज पढ़िए साथ साथ, तब आपका कोर्स जाकर के कवर हो पाएगा। रोहित पीवीआर, तुम तो क्विज के पीछे पड़े हो, है ना। यहाँ रोज क्विज कराया जा रहा है, इसको नहीं पढ़ पा रहे हो। बीट वाली पीडीएफ नहीं दिख रही है। मंगल ये भी कह रहे हैं। चलो अच्छा अभी चेक कर हैं? हाँ एक बार अभी चेक करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक लोग फिजिक्स का पीडीएफ कौन सा दे दें, यहाँ पे इसे लिख रहे हैं। ये कौन सा पीडीएफ दे दे? ये है तो हम लिख रहे हैं ना, तुमको लिखवा रहे हैं, तो इसकी कहां से पीडीएफ मिल जाएगी? एक लोग समस्या है, रात में 3 बजे के बाद सर क्लास नहीं चलती। भैया सर्वर भी तो सोता है, 3 बजे के बाद सर्वर भी तो सोता है, दिन भर वो चलता रहता, बेचारा थक जाता होगा, तो 3 से सुबह 7-8 बजे तक वो भी सो रहा होगा। गोल्डी कुशवाहा कहें कि कन्नौज से कि जो बायोलॉजी की पीडीएफ उसमें आंसर टिक नहीं है, तो आंसर आज से टिक होंगे। पहले वाले जो हुआ तो हुआ, अब आगे की नहीं दिक्कत होगी। संचित वर्मा, HNO3 की पीडीएफ, अभी HNO3 शायद पढ़ाया नहीं गया। HNO3 तो नहीं पढ़ाया गया, कहां से HNO3 मिल जाएगा? बीट वाली नहीं दिख रही तो अभी हम देख लेंगे, अगर जो है होगा तो फिर। नवीन कुमार यादव, जो 150 क्वेश्चन करवाए हैं, कौन सा 150 क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन ये जो करा रहे हैं केमिस्ट्री वाला, जो केमिस्ट्री शाम को करा रहे हैं ना, वो 200 जब हो जाएगा तब देंगे। हमने कहा था रोज लिखवाते भी हैं, 200 हो जाएगा तब पाओगे। मंगल यदवंशी टीडी कॉलेज जौनपुर से कह रहे हैं, आप लोग सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो, इसलिए बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बाकी बात नहीं है दूसरी, है ना। तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हो सारे बच्चे, क्योंकि एग्रीकल्चर के ही बच्चे ऐसे हैं जो 5-5, 6-6 घंटे लगे रहते हैं, ठीक है। और कोई पढ़ता नहीं, किसी बस की नहीं है कि जो है इतने देर तक पढ़ ले, ठीक है। तुम लोग अच्छा पढ़ते हो, इसलिए मन लगता हम लोगों का पढ़ाने में भी। और अच्छा अगर पढ़ने लगोगे, अगर और अच्छा पढ़ने लगोगे, आपका नेट नहीं खत्म होगा, डाटा और पैक डला लोगे और पढ़ाने लगेंगे, 9 बजे तक पढ़ाने लगेंगे, है ना। तो जितना अच्छा तुम पढ़ोगे उतना ही अच्छा हम पढ़ाएंगे। कुल मिला करके ये है, अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नवीन कुमार यादव, दे देंगे बेटा, परेशान काहे हो। हरीश कुमार, मैथ का पीडीएफ, बेटा मैथ वाले सब्जेक्ट में जाओ, उसको क्लिक करना और इसके बाद स्क्रीन को खींचना, तो सारी पीडीएफ दिख जाएंगी। पीडीएफ ऐसे ऐसे खोल के देखोगे, ऐसे आंखों से नहीं दिखेगा, स्क्रीन को खींचना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रिफ्रेश करना, है ना। रिफ्रेश जब करोगे तो अपने आप ऑटो अपडेट हो जाता है, तो आप जो नई पीडीएफ अपलोड हुई होगी वो आपके फोन में दिखने लगेंगी। बेमल कुमार शर्मा कह रहे हैं सर आपकी कोचिंग चल रही है केवल और सारी कोचिंग बंद है। बेटा जो है सब तो जानबूझ के बंद किए हैं, आधे तो ऐसे पहले ही भगा दिए लड़कों को, क्योंकि उनका सबने पैसा जमा करा लिया था। क्रैश कोर्स भी शुरू कर दिया था हमने, तो क्रैश कोर्स नहीं शुरू किया था। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम के पहले, जिनके पास जो है गर्मी ज्यादा होती है, जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, अरे बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, भागम भाग करे यहाँ पर कानपुर चले आए, 10-12-15 हजार खर्च कर दिए। मतलब क्या है, कोचिंग वाले घोल के पिला देंगे। इससे बेस्ट कंटेंट आपको मिल सकता है, इससे बेस्ट पढ़ाई मिल सकती है जो ऑनलाइन में आप पढ़ पा रहे हो, जो चीजें आप 2000 में घर बैठे पढ़ रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे अच्छी पढ़ाई क्या हो सकती है ना। यहाँ पर बच्चे कुछ लोग एडमिशन ले लिए थे, 5-5 हजार रुपया फीस, 6-6 हजार रुपया फीस। अब क्या है, अब किसी ना कोचिंग चलना ना कुछ चलना है, ठीक है। और उन बच्चों को ऊपर से गुमराह किए जा रहे हैं कि अभी कोचिंग खुलेगी, हम बुलाएंगे, हम पढ़ाएंगे, हम घोल के पिला देंगे। वो कंपटीशन वो नहीं रहा यूपी कैडेट का जो पहले रहता था 2-3 साल पहले। अब वो नहीं है कि चलो ये इतना पढ़ा दो, इतने में काम हो जाएगा। अब बहुत पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि हमने 5 क्वेश्चन फिजिक्स में पढ़ा दिया तो उसी 5 में से 2 आ जाएगा।
50 पढ़ाएंगे तो कहीं एक मिलेगा, नहीं तो भी हो सकता ना मिले, 100 पढ़ाना पड़ जाए। 100 पढ़ाएंगे तब कहीं जाकर के एक मिलेगा, ऐसा कंपटीशन आ गया है। और ये एग्रीकल्चर वाले बच्चों को, एग्रीकल्चर की कोचिंग वाले सारे के सारे बेवकूफ बनाते हैं। अब समझ लो कि YouTube चैनल पर एक आध लोग ऐसे हैं जिनको जो है ये बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, 0.254 को 2 से भाग देना नहीं आता, ठीक है, ये भाग नहीं दे पाते हैं। जब कोचिंग संचालक नहीं भाग दे पा रहे हैं तो बच्चे एग्रीकल्चर वाले क्या भाग दे पाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है। और बाकायदा जब आप लोगों को कार्ड मिलता है, जब प्रैक्टिकल एग्जाम में जाते हैं तो आप लोगों को एक इतना बड़ा विजिटिंग कार्ड देते हैं, है ना। उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता, प्रबंधक, ऐसे लिखा रहता मोटे मोटे अक्षरों में, प्रबंधक ये लिखा रहेगा। और इधर लिखा रहता मैनेजर या संचालक लिखा रहता, क्या लिखा रहता, है ना। और उनसे पूछ लो, ये जो कार्ड में ICR लिखे हो, BHU लिखे हो, इसका बताओ सिलेबस क्या, मुंह देंगे तुरंत, है ना। और एक भी प्रश्न पूछ लोगे बता नहीं पाएंगे, ये भी हम बता दे रहे। विकास पाल बेटा शामली से शायद 2-3 बच्चे हैं जो आप ये किसी दिन परिचय करेंगे, जो है टाइम नहीं मिल पा रहा, पढ़ाई लगातार हो रही है। किसी दिन परिचय होगा सभी लोगों से कि किस किस जिले के विद्यार्थी जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है। और 15 तारीख के बाद एक बार, क्योंकि 15 तारीख लास्ट डेट है, 15 तारीख के बाद एडमिशन नहीं होगा, क्लोज हो जाएगा एडमिशन। तो 15 तारीख तक जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे, फिर इसके बाद हम परिचय करेंगे सभी बच्चों से कि किसकी पढ़ाई कैसी चल रही, कैसी नहीं चल रही है, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, सारी चीजें। होता क्या है ना, एग्रीकल्चर वाले बच्चों को ज्यादा कुछ जानकारी रहती नहीं है ना, तो इस वजह से जो है लोग गुमराह कर लेते हैं। और बच्चे क्या होता है, केशव शर्मा पॉसिबल नहीं है बेटा, जो है दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि अपने यहाँ जो मॉर्निंग में बैच चलता है, मॉर्निंग में 8 से 2 बजे तक चलता है। ये जो मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चे हैं, मैथ्स एंड बायो ग्रुप, जो ICAR BHU UP कैडेट के लिए तैयारी करते हैं, 8 से 2 इनकी चलती हैं। तभी आप लोगों का 2:10 या 2:15 पे आपकी क्लास शुरू हो पाती है। कभी कभी वो क्लास लेट छूटती है, इसलिए टाइम लग जाता है, ठीक है। ठीक है, फिर जो है आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, सारे लोगों को। अरे तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के बारे में बताइएगा, पॉजिटिव निगेटिव जैसा यहाँ पर काम हो रहा है, जिससे आने वाले समय में ये जो दुकानें खोल के बैठे हैं ना, तिनको पापड़ बेलना पड़े, ये ध्यान रखो। अगर आप लोग चाहोगे तो जरूर ये जो है जमीन पे आ जाएंगे। जो उड़ रहे हैं बच्चों के पैसे लेकर के पढ़ाते नहीं है, इनको काम करना पड़ेगा, है ना। इस कोरोना काल में खूब चाय पिए होंगे घर में बैठ के, ये नहीं सोचे होंगे कि जो है बच्चों को पढ़ा दें। सबने पैसा ले लिया, सबका जेब गर्म है ना। हम तुमसे केवल सर्वर चार्ज लेकर के पढ़ा रहे हैं। इसका जो है परिणाम बच्चों मिलना चाहिए मुझे, आप लोगों का रिजल्ट मुझे चाहिए। आप लोग अपना रिजल्ट लेकर के विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करिए, और इसके बाद जो है सभी अपने अपने विद्यालय के सभी को बताइए, सबको, कि सब बच्चे तिवारी एग्रीकल्चर में ही पढ़ने जाएंगे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के लिए रेडी हो जाओ सब लोग। तो ये इसी बेस में क्या हो सकता है, पेपर जल्दी करा के नया सत्र लगभग चालू कर दिया जाए। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। तो हम कुछ जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखते हैं तब तक। तो हमने आप सबको कल गन्ना के बारे में कुछ क्वेश्चन बताया था कि गन्ना की बीज दर क्या होती है, अगर कुंटल में अगर लगेगा या टुकड़े में अगर पूछा जाता तो बीज दर कितना लगता है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं गन्ना से, जैसे पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में गन्ना की बुआई कब की जाती है। उत्तर भारत में अगर पूछ लेता है, कब, उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में, या कभी कभी लिख देता है जायद ऋतु। क्या लिख देगा, जायद ऋतु। क्या लिख सकते, जायद ऋतु।
या चाहे उत्तर भारत में पूछ लेगा या जायद ऋतु में, इन सभी में गन्ना की बुआई करने का जो उपयुक्त समय कब माना जाता है, तो फरवरी से मार्च माना जाता है। कब माना जाता है? फरवरी से मार्च। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में गन्ना की बुआई करने का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है, तो सबसे उपयुक्त समय जो होता है फरवरी से मार्च माना जाता है। कौन सा महीना? फरवरी से मार्च महीना माना जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि रबी ऋतु में कब, रबी ऋतु में सब क्या होता है? मृदा जीवाणु के कार्य होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया है, हमने बताया था अगर एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में, तो आज मेरा जनरल एग्रीकल्चर का क्लास रहेगा। हमने आप सबको कुछ क्वेश्चन जो जनरल एग्रीकल्चर के 5 से 6 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं, तो उसको आप सब अच्छे से याद करते चलिए एक एक क्वेश्चन, क्योंकि जो जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ा रहे हैं वो हमारे सभी सब्जेक्ट के हैं। हार्टिकल्चर को छोड़ के जैसे हमारे एनिमल हस्बेंड्री के और कृषि अभियंत्रण के और एग्रोनॉमी के, और वो क्वेश्चन यहाँ पर वही पढ़ाए जा रहे हैं जनरल एग्रीकल्चर में जो हमारे पेपर में लगभग पूछे गए हैं, चाहे बीएचयू, यूपी कैटेगरी या आईसीआर, या लगभग जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उन सभी क्वेश्चन को आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद करते चलिए, क्योंकि अगर जनरल एग्रीकल्चर में हमारे समझ लीजिए टोटल 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आने वाले हैं, तो जो सर पढ़ा रहे हैं उससे भी क्वेश्चन मैच करेगा, और जो हम सब यहाँ पर जनरल एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं उससे भी क्वेश्चन, तो दोनों अगर हम सब एक यानी कंपेरिजन करके अच्छे से पढ़ाएंगे तो एक एक क्वेश्चन समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन आप सबको मैच कर जाएंगे, एक भी क्वेश्चन कहीं छूटने नहीं पाएगा। तो आप सब अच्छे से तैयार करते रहिए एक एक क्वेश्चन, क्योंकि पेपर का तो कोई भरोसा नहीं हो सकता आ जाए कि लास्ट जुलाई तो पेपर आप सबका हो जाए, और जो यूनिवर्सिटी का आप सबका पेपर था वो फिर लगभग रद्द कर दिया गया, तो इसीलिए हो सकता है पेपर जल्दी करा दे। जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है, तो ये इसी बेस में कि हो सकता है पेपर जल्दी करा के नया सत्र लगभग चालू कर दिया जाए। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयार करते रहिए। तो हम कुछ जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखते हैं तब तक। तो हमने आप सबको कल गन्ना के बारे में कुछ क्वेश्चन बताया था कि गन्ना की बीज दर क्या होती है अगर कुंटल में अगर लगेगा, या टुकड़े में अगर पूछा जाता तो बीज दर कितना लगता है। और क्वेश्चन पूछे जाते हैं गन्ना से, जैसे पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में गन्ना की बुआई कब की जाती है। उत्तर भारत में अगर पूछ लेता है कब, उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में, या कभी कभी लिख देता है जायद ऋतु। क्या लिख देगा? जायद ऋतु। क्या लिख सकते हैं? जायद ऋतु। या चाहे उत्तर भारत में पूछ लेगा या जायद ऋतु में, इन सभी में गन्ना की बुआई करने का जो उपयुक्त समय कब माना जाता है, तो फरवरी से मार्च माना जाता है। कब माना जाता है? फरवरी से मार्च। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत में गन्ना की बुआई करने का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है, तो सबसे उपयुक्त समय जो होता है फरवरी से मार्च माना जाता है। कौन सा महीना? फरवरी से मार्च महीना माना जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि रबी ऋतु में कब,
रबी ऋतु में गन्ना की बुआई करने का उपयुक्त समय, तो रबी ऋतु में जो गन्ना की बुआई करने का उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर होता है। कब होता है? अक्टूबर से नवंबर होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रबी ऋतु में गन्ना बुआई कर, यानी रबी ऋतु में गन्ने की बुआई का जो उपयुक्त समय क्या होता है, तो अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा। कौन सा मंथ हो जाएगा? अक्टूबर से नवंबर। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अर्धशाली गन्ने की बुआई कब की जाती है? अर्धशाली गन्ने की बुआई कब की जाती है? तो अर्धशाली गन्ने की बुआई अगर पूछ लेगा तो जून से जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जून से जुलाई हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना कि इन तीनों में से हो सकता है एक आध क्वेश्चन आप सबके पूछे जा सकते हैं। या गन्ना की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है? फरवरी से मार्च माना जाता है। क्या? फरवरी से मार्च। या उत्तर भाग में गन्ना की बुआई करने का उपयुक्त समय क्या होता है? फरवरी से मार्च। जायद ऋतु में गन्ना की बुआई करने का, यानी जायद वही हो गया। उसके बाद रबी ऋतु में गन्ना की बुआई करने का उपयुक्त समय क्या होता है? अक्टूबर से नवंबर माना जाता है। कौन सा महीना? अक्टूबर से नवंबर मंथ माना जाता है। अब अर्धशाली गन्ने की बुआई कब की जाती है? तो अर्धशाली गन्ने की बुआई कब की जाती है? तो जून से जुलाई में कब की जाती है? कब की जाती है? जून से जुलाई में की जाती है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको आप एक एक क्वेश्चन आप सब नोट करते चलिएगा। नोट कर लीजिएगा। उत्तर भारत में फरवरी से मार्च में, रबी ऋतु में अक्टूबर से नवंबर में, अर्धशाली गन्ने की बुआई कब की जाती है? तो जून से जुलाई में। अब जैसे अगर पूछ लेता है कि गन्ने में गुणसूत्र की संख्या, क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? तो गन्ने में जो गुणसूत्र की संख्या होती कितनी होती? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गन्ने में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कितनी हो जाएगी? 80 ही। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि गन्ने के सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? मोस्ट क्रिटिकल स्टेज शुगरकेन इरिगेशन, यानी गन्ने में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? सिंचाई की क्रांतिक अवस्था, तो सिंचाई की जो क्रांतिक अवस्था माना जाता है फॉर्मेटिव स्टेज। क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव स्टेज मतलब उसमें गांठ बनते समय। क्या होता है? गांठ बनते समय जिसे बोला जाता है। क्या हो जाएगा? फॉर्मेटिव स्टेज। ये क्वेश्चन होता है। बाई चांस कभी पूछ सकता है कि गन्ने में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था या सिंचाई की सबसे मुख्य अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो फॉर्मेटिव स्टेज माना जाता है। कौन सा माना जाता है? फॉर्मेटिव स्टेज माना जाता है। गन्ने में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 80 होता है। कितना हो जाएगा? 80 होता है। आम में कितना होता है? 40। आम का दुगुना तुरंत हो जाएगा 80। आलू में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 48 होता है। आलू में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ना की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा माना जाता है? यानी बुआई के लिए कौन सा भाग सबसे उपयुक्त रहता है? कि उसका जड़ वाला भाग की बुआई जो सबसे अच्छा माना जाता है, या पूरे गन्ने की बुआई सबसे उपयुक्त माना जाता है, या बीज का भाग यानी बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है? जैसे ये हमारा शुगर केन हो गया। क्या होगा? शुगर केन। इसमें ऐसे वैसे जड़े मानते नहीं, ऐसे इसमें बने रहते गांठे। आप सब गांव से सभी लोग बिलोंग करते हैं तो लगभग सभी लोग गन्ना देखे होंगे। अब जाके इसमें से पत्तियां निकली जाती हैं। देखे होंगे आप सब गन्ने की पत्तियां कैसे होती है? चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी। तो इसे आप सभी लोग गन्ना देखे होंगे, कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सिंचाई का कौन सा भाग सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो ऊपर का 1/3 भाग। कितना? ऊपर का 1/3 भाग सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऊपर का 1/3 भाग, ऊपर का जो 1/3 भाग होता है ये बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया, इसीलिए बता रहे हैं कि ऊपर का जो 1/3 भाग होता है वो बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती। क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए ध्यान रखना, ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए गन्ने का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपर का 1/3 भाग बुआई के लिए सबसे उपयुक्त भाग माना जाता है। क्या? बुआई के लिए सबसे उपयुक्त भाग माना जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। हमने आप सबको सोइंग टाइम बता दिया, गन्ने में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है ये बता दिया। उसके बाद जो बुआई के लिए कौन सा, सिंचाई के लिए कौन सी अवस्था सबसे मुख्य मानी जाती है? तो कौन सा? फॉर्मेटिव स्टेज हो गया। कौन सा? फॉर्मेटिव स्टेज।
बुआई के लिए कौन सा भाग सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो कौन सा ऊपर का 1/3 भाग सबसे उपयुक्त माना जाता है? अब देखिए, गन्ना में 3 प्रकार के बोटेनिकल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आप ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि पके हुए गन्ने में वृक्ष की मात्रा, पके हुए गन्ने में वृक्ष की मात्रा, वृक्ष मतलब आप सब समझ रहे होंगे सीड़ा जिसे बोला जाता है, जो देखे होंगे जो मिलों से निकलता है उसमें काफी गंध आती है, अल्कोहल जैसी गंध आती है, अल्कोहल जैसी गंध आती है। जैसे आप मिल के पास जाएंगे तो देखे होंगे कि एकदम मतलब भूसी जैसा जो पदार्थ होता है वो देखे होंगे मिल के बाहर से स्टोरेज किया रहता है, मतलब वहां पर फेंका रहता है, तो वही क्या होता है? वृक्ष होता है। क्या होता है? वृक्ष या सीड़ा बोला जाता है। उसमें अल्कोहल जैसी गंध आती है और किसान लोग उसको खेत में प्रयोग करते हैं। 1-2 टाली ले आते हैं, इसे बीघे के हिसाब से 1 बीघा में 2 टाली लाके छोड़ देते हैं, या हेक्टेयर में 5, 6, 10, 15 टाली लाके छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो सॉइल या मृदा होती है उसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वही होता है सीड़ा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पके हुए गन्ने में वृक्ष की मात्रा कितनी होती है? तो 16 से 18% होता है। कितना होता है? 16 से 18% होता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि पके हुए गन्ने में वृक्ष की मात्रा कितनी होती है? तो 16 से 18% होता है। अगर गन्ने में चीनी की मात्रा पूछ लेगा तो गन्ने में चीनी की मात्रा कितनी होती है? 8 से लगभग 11% होता है। कितना होता है? 8 से 11% होता है। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये समझ लीजिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहाँ पर आप सबको बताया जा रहा है। तो ये हो गया बोटेनिकल नेम। अगर सामान्य रूप से बोटेनिकल नेम रहता तो आप सबको पता ही है, सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है। क्या होता है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। ये तो सामान्य रूप से गन्ने का बोटेनिकल नेम होता है। अगर वही पूछ लेता तो भारतीय गन्ना का बोटेनिकल नेम, किसका पूछ लेता है? भारतीय। अब भारतीय गन्ना का अगर बोटेनिकल नेम पूछ लेगा तो भारतीय गन्ना का बोटेनिकल नेम होगा सेकेरम बारबेरी। क्या हो जाएगा? सेकेरम बारबेरी। तो ये ध्यान रखना कि भारतीय गन्ना का अगर पूछ लेता है, भारतीय गन्ना का बोटेनिकल नेम सेकेरम बारबेरी। अगर वही पूछ लेता है चाइनीज गन्ना का बोटेनिकल नेम, किसका? चाइनीज। तो चाइनीज गन्ना का अगर बोटेनिकल नेम पूछ लेगा तो चाइनीज गन्ना का सेकेरम चाइनेंसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेरम चाइनेंसिस। क्या हो जाएगा? सेकेरम चाइनेंसिस हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आप सबको गन्ने का उत्पत्ति स्थान पता ही होगा। क्या होता है? न्यूगोनिया या भारत भी कभी कभी दे देता है। न्यूगोनिया भी दे सकता है या भारत भी दे सकता है। जो अगर देखो हम इंटर की किताब से अगर देखेंगे तो उसमें भारत माना जा सकता है। क्या? भारत। अगर हो सकता है और हाई लेवल के बुक पे जाएंगे जैसे जो बीएससी में अगर हम सब पढ़ते हैं या एमएससी में पढ़ा जाता है तो उसमें न्यूगोनिया दिया है। लेकिन तो अगर ये ध्यान रखना, अगर वहां पर भारत दिया तो आप भारत ऑप्शन लगाना, और न्यूगोनिया दिया है तो न्यूगोनिया ऑप्शन लगाना। अगर मानते दोनों दिया तो न्यूगोनिया लगा देना, तो काफी सही माना जाएगा। अगर न्यूगोनिया नहीं दिया, भारत दिया, तो वहां पर भारत ऑप्शन सही माना जाएगा। तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड यह उपयुक्त माना जाता है। 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है। अब वहां एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे पूछा जाता है ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग, ब्लाइंड होइंग मतलब क्या होता है? अंधी गुड़ाई। क्या हो जाए? अंधी गुड़ाई। अब अंधी गुड़ाई की क्रिया किसमें की जाती है? सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। ब्लाइंड होइंग मतलब अंधी गुड़ाई की क्रिया किसमें की जाती है? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हमें पता होना चाहिए, गन्ने में की जाती है। किसमें की जाती है? गन्ने में की जाती है। अब अंधी गुड़ाई होता क्या है? गन्ने में भू पपड़ी को तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लाइंड होइंग या अंधी गुड़ाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
गन्ने में भू पपड़ी को तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ब्लाइंड होइंग या अंधे गुड़ाई कहा जाता है। ये क्यों किया जाता है और कब किया जाता है? जैसे गन्ना की अगर हम बुआई करते, बुआई करने के 2-3 या 2-4 दिन बाद उसमें बारिश हो गया, क्या हो गया? बारिश हो गया। और बारिश हो गया तो क्या होता है? खेत देखे होंगे ऊपर से जम जाता, पपड़ी जैसे परत उसमें बन जाते। अब पपड़ी जैसे जब परत बन जाते तो उसमें जो जर्मिनेशन वो अच्छी तरीके से नहीं होता, यानी अंकुरण होगा लेकिन तो जमीन के यहाँ तक आएगा फिर यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि ऊपर पपड़ी जमा हो रहा है, इसको ये तोड़ नहीं सकता। तो इसी को इसमें वायु संचार भी नहीं हो रहा, ऑक्सीजन भी अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो इसका जो होता है ये जो तल है ये निकल नहीं पा रहे। तो इसी को अगर हम इसमें गुड़ाई कर देते, ऊपर से हल्का हल्का गुड़ाई कर देते हैं, हल्का हल्का 1-2 इंच गुड़ाई कर देते हैं, तो वो पपड़ी टूट जाती है, पपड़ी जो होती है टूट जाती है, उसके बाद इसमें हवा प्रवेश हो जाए और कल्ले आसानी से निकल जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है यानी अंधे गुड़ाई होता है। तो ये ध्यान रखना कि अंधे गुड़ाई की क्रिया किसमें की जाती है? गन्ने में की जाती है। क्या हो? गन्ने में भू पपड़ी को तोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता है? ब्लाइंड होइंग या अंधे गुड़ाई कहा जाता है। और अर्थिंग आप सबको पता ही है कि गन्ने में अर्थिंग की क्रिया क्यों की जाती है? मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को अर्थिंग बोला जाता है। और गन्ने में मिट्टी कब चढ़ाई जाती है? जुलाई में, यानी समझ लीजिए जून से जुलाई में, जुलाई से या जून से अगस्त में की जाती है। क्योंकि जब बारिश होता है तो बारिश होगा, बारिश के साथ अगर हवा चलती है तो बारिश पहले तेज होगा, तो जो गन्ने के पास जो हमारी जड़ होती है उसकी जो जमीन के पास मिट्टी होती है वो गीली हो जाएगी, और गीली अगर हो गई तो आंधी या तूफान चलेगा तो क्या गन्ना देखते हो गिर जाता, क्या होता? गिर जाता। तो उसको मिट्टी चढ़ा देते, क्या होता? मिट्टी चढ़ा देते। तो इसी को बोला जाता ब्लाइंड होइंग या अंधी गुड़ाई। ये हमारा गन्ना से संबंधित क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब देखिए मक्का से भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते, उसको बता दे रहे। मतलब ये सभी से एक क्वेश्चन तो श्योर है कि इनसे कभी कटना नहीं कि इससे क्वेश्चन पूछा ना जाए। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि मक्का में कौन से प्रोटीन पाई जाती है। अगर पूछ लेता कि मक्का में कौन से प्रोटीन पाई जाती है तो मक्का में कौन से प्रोटीन पाई जाएगी? जीन। ये ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन हो गया कि मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? जीन प्रोटीन पाई जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि रबी ऋतु में मक्का के सबसे अधिक बुआई कहां पर की जाती है? रबी ऋतु में मक्का के सबसे अधिक बुआई कहां पर की जाती है? तो सबसे अधिक कहां पर की जाती है? बिहार में। कहां पर की जाती है? बिहार में। बिहार की राजधानी आप सबको पता होगा पटना। क्या बिहार की राजधानी? पटना है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, बिहार का शोक तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, बिहार का शोक। अगर मैं पूछ लेता पश्चिम बंगाल का शोक, क्या पूछ लेता? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का अगर शोक पूछ लेगा तो पश्चिम बंगाल का शोक क्या होता? दामोदर नदी। किसे कहा जाता? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो दोनों जीएस का क्वेश्चन बाई चांस कभी पूछे जा सकते हैं। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हम बता रहे थे कि मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जीन प्रोटीन। रबी ऋतु में उगाई जाने वाली मक्का की जो सबसे मतलब कहां पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है? तो बिहार में की जाती है। कहां पर? बिहार में की जाती है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि संकुल मक्का की बीज दर पूछा जाता है। संकुल मक्का, संकुल मक्का का सीड रेट क्या हो जाएगा? सीड रेट या बीज दर। अब संकुल मक्का की बीज दर कितना होता है? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है। तो संकुल मक्का की बीज दर होता है 16 से 18 किलोग्राम। 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संकर मक्का की बीज दर अगर पूछ लेता है, संकर मक्का, तो संकर मक्का की अगर बीज दर पूछ लेगा तो संकर मक्का की बीज दर होता है 20 से 25 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा।
तो ये यहाँ पर ध्यान रखना। अगर वहीं पर चारे के लिए पूछ लेता, किसके लिए? चारे के लिए। अगर चारे के लिए मक्का की बीज दर पूछ लेता है तो समझ लीजिए 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो बता रहे हैं सब क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से प्रोटीन? जीन प्रोटीन। रबी ऋतु में मक्का की सबसे अधिक खेती कहाँ पर की जाती है? बिहार में की जाती है। संकुल मक्का की बीज दर 16 से 18 किलोग्राम। संकर मक्का की बीज दर 20 से 25 किलोग्राम। चारे के लिए मक्का की बीज दर तो कितना हो जाएगा? 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। ये सब आप अच्छे से नोट करते चलिए एक एक क्वेश्चन, क्योंकि इसका आप सबको पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। यहाँ पर ये नोट कराया जा रहा है, तो आप सब बाद में कहो कि सर जनरल एग्रीकल्चर में जो कुछ क्वेश्चन बता उसका पीडीएफ, जो यहाँ पर आप सबको पीपीटी के माध्यम से जो यहाँ पर आप सबको दिखेगा क्वेश्चन टाइप के द्वारा, वो उसका आप सबको पीपीटी यानी पीडीएफ मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल कौन सी होती है? तीनों ऋतुओं में। तो तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल जो होती है मक्का और सूरजमुखी। क्या होता है? मक्का और सूरजमुखी होता है। तो ये दो फसलें जो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। तो ये ध्यान रखना कि तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली हमारी फसल कौन सी हो जाएगी? तो मक्का और सूरजमुखी। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मक्का के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? मक्का के पुष्पक्रम। तो मक्का के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो स्पाइडिक्स। क्या कहा जाता है? स्पाइडिक्स कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर पूछ लेता कि मक्का के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, तो मक्का के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो स्पाइडिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइडिक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मक्का के नर पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? मक्का के नर पुष्पक्रम। मक्का के नर पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो टेसल। क्या कहा जाता है? टेसल कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि मक्का के नर पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो टेसल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मक्का के मादा पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? मक्का के मादा पुष्पक्रम को। मादा पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? सिल्क। क्या कहा जाता? सिल्क कहा जाता है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, नर पुष्पक्रम को टेसल कहा जाता है, मादा पुष्पक्रम को सिल्क कहा जाता है। अगर यह पूछ लेता है कि मक्का के नर पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मक्का के नर पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो टेसलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेसलिंग। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पूछ लेता कि मक्का के नर पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? टेसलिंग कहा जाता है। उसके बाद मक्का के मादा पुष्पक्रम को निकलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो सिल्किंग। क्या कहा जाता है? सिल्किंग कहा जाता है। ये यहाँ पर ध्यान रखना कि मक्का के नर पुष्पक्रम को टेसल, मादा पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? तो सिल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्क। उसके बाद ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मक्का के नर पुष्पक्रम को हटाने की क्रिया को, नर पुष्पक्रम को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डीटेसलिंग। क्या कहा जाता है? डीटेसलिंग कहा जाता है। तो नर पुष्पक्रम को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डीटेसलिंग कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यहाँ पर आप सबको बताया जा रहा है। तो आप सबको एक एक क्वेश्चन याद करना है, ये नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन इग्नोर करना। तो सब अच्छे से याद करते चलिए, क्योंकि आप सब पेपर में देने जाएंगे तो समझ लेना काफी क्वेश्चन वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। और जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे समझ लीजिए बहुत ही आप सबको लगेगा कि हमने किसी अच्छे संस्थान से अपनी पढ़ाई की है और पूरे के पूरे लगभग पूरे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने पेपर बनाते मेरठ यूनिवर्सिटी पिछले 2 साल के बेस पे देखा जाए तो उन्होंने साफ बताया कि हम इंटरमीडिएट के अकॉर्डिंग अपना जो पेपर है उसी हिसाब से बनाएंगे। यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बताया कि उसी हिसाब से हम पेपर बनाएंगे। तो यूपी बोर्ड में हमारा क्या चलेगा? वही चलता है। यूपी बोर्ड में यह है कि इस बार 30% को स्टार्ट किए थे,
लेकिन तो वहाँ पर 30% कोर्स नहीं कटेगा, आपको पूरा यानी 100% पे आएगा। तो 100% हमें पूरा अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए कुछ जनरल क्वेश्चन है जो हमारे इन्हें सॉइल साइंस से संबंधित है और कुछ क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी हम साथ में याद करते चलते एक एक क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि मृदा जीवाणुओं का कार्य है, फंक्शन ऑफ सॉइल बैक्टीरिया, यानी मृदा जीवाणुओं का कार्य है, यानी मृदा में जो जीवाणु पाए जाते हैं वो कौन कौन सा कार्य करते हैं। तो इस तरह भी पूछा जाता है, और कभी कभी ऐसा हमारा 3-4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा, चारों रहेगा, उसमें इस तरह पूछ लेता कि निम्न में से कौन सा मृदा जीवाणु का कार्य नहीं है। अब मृदा जीवाणु का पहले में कार्य पता होना चाहिए कि कौन कौन से कार्य होते हैं, और उसमें उस अकॉर्डिंग हम ये आंसर उसका लगा सकते हैं। तो मृदा जीवाणु का कार्य क्या, पहले नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीकरण है। क्या है? नाइट्रीकरण, जिसे बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। इंग्लिश में क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण। उसके बाद आता है डिनाइट्रीकरण, जिसे बोला जाता है डिनाइट्रिफिकेशन। इंग्लिश में बोला जाता है डिनाइट्रिफिकेशन, हिंदी में बोला जाएगा डिनाइट्रीकरण। उसके बाद आ जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण का कार्य, ये सब किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा ये सब कार्य किया जाता है। पहला आप ध्यान रखना कि मृदा जीवाणु का कार्य क्या क्या होता है? नाइट्रीकरण यानी नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये सब क्या होता है? मृदा जीवाणु के कार्य होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया है कि मृदा जीवाणुओं का कार्य नहीं है। अब मृदा जीवाणु का कार्य क्या नहीं है? ह्यूमस का संश्लेषण। क्या कौन सा कार्य नहीं होता? ह्यूमस का संश्लेषण, यानी जीव जंतु जो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु आते हैं उनका संश्लेषण नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे जो पूछने का तरीका है, ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मृदा जीवाणु का कार्य है या निम्न में से कौन सा मृदा जीवाणु का कार्य नहीं है। तो दोनों तरीके से ये सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा गया, बीएचयू में भी पूछा गया, यूपी कैटेगरी में भी पूछा गया। तो इसीलिए क्वेश्चन हम बता दें, और कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर बनाई थी तब ये क्वेश्चन पूछा था कि मृदा जीवाणु का कार्य नहीं है। इस तरह पूछा था कि मृदा जीवाणु का कार्य नहीं है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से कार्य होते हैं। नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रीकरण, डिनाइट्रिफिकेशन यानी डिनाइट्रीकरण, उसके बाद नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। मृदा जीवाणु का कार्य नहीं है तो ह्यूमस का संश्लेषण ये मृदा जीवाणु का कार्य नहीं होता है। बाकी सॉइल साइंस जब आप सबको पढ़ाएंगे देवेंद्र सर तो आप सबको पूरा अच्छे से बताएंगे। जो इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑनलाइन क्वेश्चन है, वो यहाँ से हम आप सबका कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये भी सॉइल साइंस का क्वेश्चन है कि कंटूर कृषि कितने प्रतिशत ढाल तक की जा सकती है? 30%। अब देखे होंगे कंटूर कृषि जो होता है हमारे ढालूदार खेती होता है, जिसे बोला जाता है ढाल या ढालूदार खेती। अब इसमें क्या होता है? ये कितने प्रतिशत जो अगर हमारा जो सॉइल है मृदा जो हमारा खेत रहता है वो कितने प्रतिशत अगर तक ढाल रहता है तब तक हम इसकी खेती लगभग कंटूर कृषि कितने प्रतिशत ढाल तक ये की जा सकती है। मतलब कितने प्रतिशत ढाल तक जो हमारा खेत रहेगा तब तक हम खेती कर सकते हैं। तो 30% तक अगर ढाल है, अगर मान लेते हैं हमारा एक खेत पूरा समतल, एक खेत समतल है और दूसरा खेत हमारा उसका 30% लगभग कितना ढाल है, क्या ढाल नुमा बना है, तब तक हम खेती कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होगा तो समझ लीजिए इसकी खेती उस पर नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे जब ज्यादा होगा तो समझ लीजिए पानी यहाँ पर तुरंत लीच कर जाएगा, सब तुरंत चला आएगा, पानी रुकेगा नहीं। और जब कंटूर खेती की जाती है तो समझ लीजिए ऐसे खाने नुमा ऐसे बना के की जाती है, ऐसे ढालू नुमा ऐसे इतना कर देंगे, यहाँ पर पानी रोक दिया जाएगा, यहाँ पर पानी रोक दिया, फिर दूसरा ऐसे गाटा बना के यहाँ पर पानी, फिर तीसरा गाटा ऐसे बना के खेती इसकी की जाती है। तो केवल हमें यहाँ पर इतना ध्यान रखना कि
कि कंटूर खेती कितने प्रतिशत ढाल तक की जा सकती है। तो ढालू जो भूमि होती है उसे कंटूर बोला जाता है। कंटूर खेती यानी जो ढालूदार भूमि पर जो खेती की जाती है उसे बोला जाता है कंटूर कल्टीवेशन या कंटूर खेती कहा जाता है। ये कितने प्रतिशत ढाल तक की जा सकती है, तो 30% ढाल तक की जा सकती है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि बलुई मृदा में रंध्रावकाश जिसे बोला जाता है पोर स्पेस, पोर स्पेस, रंध्रावकाश हो गया, रंध्रावकाश लिखा, रंध्रावकाश होगा, क्या होगा, रंध्रावकाश। तो बलुई मृदा में जो रंध्रावकाश की मात्रा होती है, पोर स्पेस की मात्रा होती है, वो लगभग कितना होता है, 30 से 35% पाया जाता है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बलुई मृदा में रंध्रावकाश पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो पाया जाता, क्या होता है, पाया जाता। ये क्वेश्चन हो गया। अब कितना % उसमें रंध्रावकाश होता है, तो कितना % उसमें रंध्रावकाश होता है, 30% उसमें रंध्रावकाश पाया जाता है। जबकि चिकनी मृदा, क्ले मृदा जिसे बोला जाता है, चिकनी को जिसे क्या बोला जाता है, क्ले मृदा, क्ले मृदा, क्ले मृदाओं में रंध्रावकाश की मात्रा होती है, पोर स्पेस की मात्रा होती है, तो 55 से 60% होती है। कितना होता है, 55 से 60% होता है। तो ये क्वेश्चन आप दोनों ध्यान रखना। पहला हमने बताया कंटूर खेती जो ढालूदार भूमि होती है वो कितने % तक खेती की जा सकती है, 30%। दूसरा क्वेश्चन हमने बताया कि रंध्रावकाश जो पाया जाता है, तो बलुई मृदा में रंध्रावकाश या पोर स्पेस की मात्रा कितनी होती है, 30% होता है। जबकि चिकनी मृदा में 30 से 35, जबकि चिकनी मृदा में रंध्रावकाश की मात्रा होती है 55 से 60% होता है। कितना होता है, 55 से 60%। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है सबसे अधिक जल निकास की समस्या किसमें पाई जाती है। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन यूपी कैडर का एक बदनाम क्वेश्चन समझ लीजिए, हर बार पूछा जाता है कि मतलब यानी जल निकास की समस्या सबसे अधिक किस मृदा में पाई जाती है। जल निकास जिसे बोला जाता है वाटर ड्रेनेज सिस्टम, क्या बोला जाता है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, जल निकास, जल निकास की समस्या। तो जो जल निकास की समस्या सबसे अधिक किस मृदा में पाई जाती है, तो ये आप ध्यान रखना, क्ले मृदा जिसे बोला जाता है, क्या, चिकनी मृदाओं में पाई जाती है। किसमें, चिकनी मृदा में पाई। ये तो लगभग बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चिकनी मृदा में, या जिसे बोला जाता है क्ले, क्ले सॉइल में पाया जाता है। किसमें, क्ले मृदा में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि जल निकास की समस्या किसमें पाई, तो चिकनी मृदा में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, चिकनी मृदा में पाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए, जो हमारे कुछ मिट्टी हम सब देखते होंगे, जो नदियों के किनारे या जो नदी रहते हैं हमारे गांव के आसपास, जो छोटे छोटे तालाब रहते हैं, तालाब या पोखर बोला जाता है, जिसे देखे होंगे कि जब वहां का पानी सूखने लगता है, जब पानी सूखने लगता है तो जो हमारे ऐसे मान लेते हैं पूरा नदी है, क्या, पूरा नदी ऐसे बना है, तो इसके देखे होंगे कुछ मृदाओं में ऐसे हल्का हल्का सा दरारें पड़ जाती, क्या, दरारें ऐसे हल्का हल्का, जहां जहां पानी खत्म होगा वहां हल्का हल्का ऐसे जमीन में दरारें थोड़ी थोड़ी जगह बन जाती। अब ये दरारें यानी जो दरार होता है किसके कारण होता है, तो देखो सूखने पर चिकनी मृदा में दरार पड़ने का, यानी दरार पड़ना या दरार पड़ने का कारण क्या होता है, ससंजन बल होता है। क्या होता है, ससंजन। अब ससंजन मतलब क्या होता है, जो मिट्टी के कण होते हैं वो सब आपस में चिपक जाते हैं। क्या होता है, चिपक कर पास में आ जाते हैं। अब जब चिपक के पास में आ जाते हैं तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो यही क्वेश्चन ध्यान रखना कि चिकनी मृदाओं में जो होता है दरार पड़ने का कारण क्या होता है, या दरार पड़ना क्या कहलाता है, या किसके कारण होता है, तो ससंजन के कारण होता है। किसके कारण, ससंजन बल के कारण होता है। आप सब देखे होंगे जब फिजिक्स में पढ़ोगे, जब दो समान अणु आपस में मिलते हैं तो उससे ससंजन कहा जाता है। अब जब दोनों और असमान अणु जब दो चले तो उससे असंजन कहा जाता है। मतलब जो भी सर आपको पढ़ाएंगे तो ससंजन और असंजन में आपको फिजिक्स में ये दिया है, ये पॉइंट आप चैप्टर के पीछे भी देखोगे तो वहां पर ससंजन बल, असंजन बल, तो ये सब वहां पर पॉइंट दिया है। तो ये मतलब हमारा जो सॉइल साइंस का क्वेश्चन है कि यानी सूखने पर चिकनी मृदा में दरार पड़ने का कारण क्या होता है, तो ससंजन बल के कारण होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, यानी कौन सी मृदा जो होती है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मृदा जो होती है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहे सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चिकनी मृदा में दरार पड़ने का कारण ससंजन, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यहाँ पर लगभग सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यह था कि काली मृदाओं का रंग काला किस पदार्थ के कारण होता है? काली मृदाओं का रंग किस पदार्थ के कारण काला होता है? जो ब्लैक सॉइल होता है वो किसके कारण काला होता है? तो हमने आप सबको बताया था, कल या परसों ही बताया था, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया और कई बार पूछा गया है। और काली मृदा के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी हमारी मानी जाती है? कपास। कौन सी मानी जाती है? कपास मानी जाती है। तो ये यहाँ पर दो क्वेश्चन आप सबके बन रहे हैं कि काली मृदाओं में काला रंग किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो काली मृदा के लिए या कपास के लिए कौन सी भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कौन सी काली मृदा सबसे उपयुक्त भूमि मानी जाती है? अब दो क्वेश्चन और हमारे दिमाग में आगे जो लगभग पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो बता रहे सब क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। हाँ भैया, सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए लगभग ये पेपर मुझे पता रहता है, लगभग उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन लगभग पूछेगा। कई बार पेपर देखते रहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन लगभग आए हुए पेपर में, और पेपर हम सब लोग इसीलिए मंगा लेते हैं। कुछ बच्चे रहते हैं जो लाके दे देते हैं और पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब जैसे पूछ लेते कभी कभी कि कपास के एक बाल या एक गांठ का भार कितना होता है? कपास दो पूछता है, एक कपास पूछ लेगा। कपास के बाल मतलब जो एक बंडल बनता है, क्या होता है? बंडल एक जो बनाया जाता है उसी को बॉल बोला जाता है। कपास के एक बॉल या गांठ, कपास के एक बॉल या एक गांठ का भार कितना माना जाता है? कितना होता है? मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो कितना होता है? 170 किलोग्राम होता है। कपास के एक बॉल या एक गांठ का भार कितना होता है? तो 170 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 170 किलोग्राम होता है। ये क्वेश्चन हो गया कपास से। अगर वह पूछ लेता जूट, क्या पूछ लेता है? जूट, कि जूट के एक गांठ या एक बॉल का भार कितना हो जाएगा? तो जूट के बॉल या एक गांठ का भार कितना हो जाएगा? तो 180 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन एमपी कैटेगरी में पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना कि कपास के एक बॉल या एक गांठ का भार कितना होता है? 170 किलोग्राम। जूट के एक बॉल या एक गांठ का भार कितना होता है? तो 180 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 180 किलोग्राम होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि कपास का रेशा किसका बना होता है? कपास का रेशा। अब कपास का रेशा किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि कपास का जो फाइबर या रेशा होता है किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। अगर वही पूछ लेता कपास में रुई की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कपास में रुई, तो कपास में जो रुई की प्रतिशत मात्रा होती है वो 33% होता है। 33 से लगभग 35% दोनों माना जाता है। 33 से लगभग 35%। तो कपास में रुई की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? लगभग 33 से 35% माना जाता है। कितना होता है? 33 से 35% माना जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया कपास के एक गांठ का भार कितना? 170 किलोग्राम। जूट के एक गांठ या एक बाल का भार 180 किलोग्राम। कपास का रेशा किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कपास में रुई की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 33% होता है। कितना होता है? 33% होता है। और गिनिंग या ओटाई प्रतिशत की क्रिया किसमें की जाती है? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गिनिंग या ओटाई। और यूपी कैटेगरी में ऐसे लिख दिया था, मेरठ यूनिवर्सिटी पेपर बनाया था तब की बात बता रहे हैं। ऐसे लिख दिया था कि ओटाई प्रतिशत, और ओटाई ये समझ लेना किसमें किया जाता है? कपास में।
गिनिंग टाइप % कपास में कितना होता है? तो 24 से 43% होता है। कितना होता है? 24 से 43% होता है। ये क्वेश्चन हो गया। कपास के बिनोले में तेल की % मात्रा तो 14 से 18% होता है। कितना होता है? 14 से 18% होता है। अब हमारे हिसाब से लगभग अगर क्वेश्चन बनता है कपास से तो शायद इन सब में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर लगभग फंस जाएगा। विश्वास है लगभग उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, मतलब अगर विश्वास है अच्छे से तो लगभग हर काम पूरा हो जाता है। आप सबको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल, यानी जो पौधे जो होता है किस जल का सबसे अधिक अवशोषण करते हैं? पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल या पौधे किस जल का सबसे अधिक अवशोषण करते हैं? तो कौन सा? केशिका, केशिका जल या जिसे बोला जाता है कैपिलरी वाटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैपिलरी वाटर या केशिका जल कहा जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। अब कहता है कि मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर, सबसे ऊपरी संस्तर मृदा का कौन सा हो जाएगा? तो ए संस्तर जिसे बोला जाता है ए होराइजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए होराइजन या ए संस्तर कहा जाता है। इसे बोला जाता है प्राथमिक संस्तर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्राथमिक संस्तर भी कहा जाता है। या सबसे पुराने संस्तर कौन सा माना जाता है? तो कैसे कहा जाता है? ए होराइजन को माना जाता है। या मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर कौन सा होता है? तो ए होराइजन। कभी कभी लिख देता आ संस्तर, हिंदी में लिख देगा आ संस्तर, तो आ मतलब क्या होता है? ए संस्तर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ संस्तर या ए संस्तर। तो देखो सर तो आप सबको पढ़ाएंगे अच्छे से डिटेल से, लेकिन तो सॉइल साइंस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप सबको भी हम कराते चलेंगे साथ में। तो ये क्वेश्चन आप सबको हो गया कि मृदा में काला रंग किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। काली मृदा किस फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? कपास। कपास से संबंधित क्वेश्चन बता दिया कि पौधों की जड़ों के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण जल कैपिलरी वाटर या केशिका जल हो जाएगा। मृदा का सबसे ऊपरी संस्तर ए संस्तर है जिसे बोला जाता है होराइजन। अब देखिए, हाँ यहाँ से कभी कभी खनिज का उदाहरण पूछ लेता है कि प्राथमिक खनिज कौन कौन सा या द्वितीय खनिज। देखो इसमें तो ढेर सारे दिए हैं, लेकिन तो हमें याद जो करना पेपर के डेट्स वो आप सबको बता देंगे। अब आता कि पूछ लेता प्राइमरी मिनरल्स या प्राथमिक खनिज पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? प्राइमरी मिनरल्स या प्राथमिक खनिज कौन कौन से हो जाएगा? तो क्वार्टजाइट, आर्थोक्लेज, क्या हो जाएगा? आर्थोक्लेज, बायोटाइट और ओलियो वाइन। क्या हो जाएगा? ओलियो वाइन। तो ये हमें ध्यान रखना कि प्राथमिक खनिज कौन कौन से होते हैं। क्वार्टजाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट, आर्थोक्लेज, आर्थोक्लेज को लगभग बोला जाता है फ्लेशपार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लेशपार भी कहा जाता है। बायोटाइट, क्या हो जाएगा? बायोटाइट और ओलियो वाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्राइमरी मिनरल्स या जिसे बोला जाता है प्राथमिक खनिज। अब जाता है सेकेंडरी मिनरल्स या द्वितीय खनिज कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये यहाँ पर ध्यान है, डोलोमाइट, जिप्सम, हेमेटाइट, गिब्साइट और कैल्साइट। कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, हेमेटाइट, गिब्साइट। अगर आप इतना याद कर लिए तो हमें लगता है अगर पूछेगा कि द्वितीय खनिज कौन सा है तो इससे ज्यादा कभी नहीं बात पूछा जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि हमारे सेकेंडरी जो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? द्वितीय खनिज कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, हेमेटाइट और गिब्साइट। ये सब हमारे किसके उदाहरण है? सेकेंडरी मिनरल या द्वितीय खनिज के उदाहरण। अब देखो अगर चट्टाने पूछ लेता है कि अग्नेय चट्टाने के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? तो ग्रेनाइट, रायोलाइट और बेसाल्ट। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट, रायोलाइट और बेसाल्ट। ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? हमारे अग्नेय चट्टाने के उदाहरण। किसके? अग्नेय चट्टान के उदाहरण हो जाएंगे। तो प्राथमिक खनिज हमने आप सबको बता दिया है, क्वार्टजाइट, आर्थोक्लेज, बायोटाइट और ओलियो वाइन। द्वितीय खनिज सेकेंडरी मिनरल जिसे बोला जाएगा कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, हेमेटाइट और गिब्साइट। अग्नेय चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट, रायोलाइट और बेसाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट, रायोलाइट और बेसाल्ट। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किले खनिज के अंतर्गत, यानी किले खनिज के अंतर्गत कौन कौन से हमारे खनिज आते हैं?
तो क्ले के अंतर्गत आने वाले खनिज कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान रखना। क्ले खनिजों के अंतर्गत आने वाले खनिज कौन कौन से होते हैं, तो केलियोनाइट, इलाइट, मांटमोरिलोनाइट। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, एक बार रिपीट है, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी पेपर बनाया था कि मांटमोरिलोनाइट एक फैलने वाला होता है। क्या होता है, फैलने वाला जो हमारा खनिज होता है, इसका जो अनुपात कितना रखा जाता है, तो 2:1 के रेशियो में रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 2:1 के रेशियो रहता है। कितना रहता है, 2:1 के रेशियो में ये रहता है। तो वही उसमें पूछा गया था। तो उसमें ये 2:1 के रेशियो के अंतर्गत आने वाला खनिज कौन सा होता है, तो उसमें यही ऑप्शन सही था, मांटमोरिलोनाइट। कौन सा सही हो जाएगा, मांटमोरिलोनाइट। तो हमें याद, क्ले के अंतर्गत आने वाले खनिज तो हमारे सभी है, मांटमोरिलोनाइट, केलियोनाइट और इलाइट। अगर अनुपात पूछ लेगा तो इन दोनों के ये समझ लेना, इसका अनुपात कितना होता है, 2:1 होता। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें यही होता है। अब ये क्वेश्चन हाँ, मेरठ यूनिवर्सिटी पेपर बनाया था, ये पूछा था कि सिगरेट तंबाकू की रचाई या क्यूरिंग, रचाई मतलब क्या होता है, क्यूरिंग जानते हैं आप सबको, सुखाने के लिए, उसकी पत्तियों को सुखाने के लिए। क्यों सुखाया जाता है, उसमें सुगंध है और उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उसकी क्यूरिंग की क्रिया की जाती है। क्या क्यूरिंग की क्रिया की जाती है, जिसे बोला जाता है नमी को निकालने की क्रिया को क्या बोला जाता है, क्यूरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूरिंग बोला जाता है। अब सिगरेट तंबाकू की रचाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो धूमनाल संसाधन विधि। क्या हो जाएगा, धूमनाल संसाधन विधि। और आप पेपर उठा के देखोगे 2017 या उसके पहले 2014 में जब पेपर बना था, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी दोनों देखोगे तो ये क्वेश्चन जरूर आपका मैच करेगा। और ये क्वेश्चन आप देखोगे तो जहां लास्ट में 200-250 क्वेश्चन दिए, तो वहां पर ये क्वेश्चन दिया है, ऑब्जेक्टिव में ऑनलाइन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया है। तो सिगरेट तंबाकू की रचाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो सिगरेट तंबाकू की रचाई के लिए धूमनाल संसाधन विधि अपनाई जाती है। कौन सी, धूमनाल संसाधन विधि अपनाई जाती है। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बीड़ी व हुक्का तंबाकू में अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। जो हमारे बीड़ी या हुक्का तंबाकू होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक प्रयोग की जाती है, जबकि सिगरेट तंबाकू में नाइट्रोजन की मात्रा कम दी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, किसमें हमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देनी चाहिए और किसमें कम दी जाती है। तो बीड़ी तथा हुक्का तंबाकू जो होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक दी जाती है, जबकि सिगरेट तंबाकू में नाइट्रोजन की मात्रा कम दी जाती है। अगर नाइट्रोजन अधिक दे देंगे तो उसमें निकोटीन की मात्रा बढ़ने लगी। तो इसीलिए होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा में एक नॉर्मल रूप से देना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तंबाकू के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल है, तो हुक्का तंबाकू के अंतर्गत। किसके अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में, तो हुक्का तंबाकू के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल माना जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में किस तंबाकू के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल, तो हुक्का तंबाकू के अंतर्गत। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए उपकार का हमें यहाँ पर पूरा नाम ध्यान रखना, उपकार, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या हो जाएगा, उपकार। यह पूछा जा सकता है कि उपकार कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो कभी कभी पूछ इस तरह लिख देगा उपकार, क्या इस तरह भी इसका पूरा नाम, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि आलू में मोज़ेक रोग। हमने आप सबको बताया है कि किसी भी फसल में अगर पूछ लेता कि मोज़ेक रोग किसके द्वारा होता है, तो ये समझ लेना किसके द्वारा, विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विषाणु या वायरस के द्वारा होता है। जैसे भिंडी में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है येलो वाइन मोज़ेक रोग, जिसे बोला जाता है पीला सिरा मोज़ेक रोग, और किसमें लगता है, भिंडी में लगता है। किसमें, और भिंडी में लगता है, जो सबसे मुख्य बीमारी मानी जाती है। और ये किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा, वायरस के द्वारा होता है। तो जिसमें समझ लेना मोज़ेक लग गया वो अधिकतर किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। तो आलू में मोज़ेक रोग किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि आलू के भंडारण के लिए शीतगृह, जिसे बोला जाता है कोल्ड स्टोरेज, का तापमान या टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जैसे अगर जो हमारी सब्जी मंडी होते हैं या शीतगृह जिसे कोल्ड स्टोरेज बोला जाता है, अगर वहां पे हमें आलू को स्टोर करके रखना तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए,
तो 1 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहीं कहीं पर 3 दिया रहता है, लेकिन तो जो हमारे इंटरमीडिएट के बुक में उसमें लगभग यही दिया है, 1 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। तो आलू में भंडारण के लिए या कोल्ड स्टोरेज है जिसे बोला जाता है शीतगृह, उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो 1 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना। और उसके बाद अगला देखते हैं, कोल्ड स्टोरेज जिसे बोला जाता है शीतगृह में आलू में अंकुरण व सिकुड़न व मिठास रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो CIPC का प्रयोग किया जाता है। किसका? CIPC का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म एक बार हम आप सबको बता देंगे कल, क्योंकि इसका फुल फॉर्म थोड़ा हो सकता है इसमें कुछ गलत लग रहा है, तो इसको आप सबको बता देंगे। तो कोल्ड स्टोरेज जो हमारा आलू होता है, अगर उसमें हम भंडारण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्टोरेज कर रहे हैं, तो उसमें अंकुरण तथा सिकुड़न, देखे होंगे कुछ आलू होता है कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है? सिकुड़ जाते हैं बहुत, मतलब अगर उसके साइज है तो देखे होंगे एकदम मुलायम हो जाते हैं। क्या? मुलायम हो जाते हैं, हाथों से दबाओगे तो एकदम दबने लगता है उसको, तथा उसमें मिठास हो जाते हैं। आप सब देखे होंगे कि मीठा आलू भी बहुत मार्केट में मीठा आलू भी आता है। तो उन सभी को रोकने के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो CIPC का प्रयोग किया जाता है। किसका? CIPC का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आलू में अगेती तथा पछेती झुलसा के नियंत्रण के लिए जिसे बोला जाता है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अगेती झुलसा जो आलू में होता है कवक द्वारा, कवक का नाम अल्टरनेरिया सोलेनाई। जो लेट ब्लाइट होता है जिसे बोला जाता है पछेती झुलसा, किसके द्वारा होता है? फाइटोपथोरा इन्फेस्टान नामक कवक द्वारा होता है। इन सभी के कंट्रोल के लिए किसका? डाइथेनियम 45 या डाइथेन जेड 78 का प्रयोग या मेटासिस्टाक्स भी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन तो ये दोनों दवा काफी महत्वपूर्ण है, डाइथेनियम 45 और डाइथेन जेड 78 का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगेती झुलसा आलू और टमाटर दोनों में लगता है, दोनों का जो कारक का नाम होता है वही होता है अल्टरनेरिया सोलेनाई, और पछेती झुलसा भी टमाटर में लगता है, तो उसका भी वही जाएगा फाइटोपथोरा इन्फेस्टान। ये हमारा क्वेश्चन हो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। अब देखिए, कपास के कीटों में सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है, या कपास की फसल का सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है? जिसे बोला जाता है पिंक बालवर्म, कपास की गुलाबी सूड़ी, जिसे हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा। या फिर तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की फसल का सबसे हानिकारक कीट कौन सा हो जाएगा? तो कपास की गुलाबी सूड़ी, जिसे बोला जाता है पिंक बालवर्म। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि कपास की फसल का सबसे हानिकारक कीट कौन सा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कपास के किस रंग का रेशा सर्वोत्तम माना जाता है, यानी किस रंग का रेशा सर्वोत्तम माना जाता है? तो व्हाइट कलर का जो रेशा होता है वो सर्वोत्तम रेशा माना जाता है। तो ये कपास की फसल का सबसे हानिकारक कीट पिंक बालवर्म, जिसे बोला जाता है कपास की। उसके बाद कपास की कौन सा रेशा सर्वोत्तम माना जाता है? तो व्हाइट या सफेद कलर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप किताब में तो सब क्वेश्चन ये मैच करेंगे, लेकिन तो आप सब देख रहे हो ये सब क्वेश्चन पहली बार वहां पर दिया। ये सब क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन उठा के दे देना, अगर पढ़े नहीं रहोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझ लो यही रैंक आप सबका बढ़ा सकता है। एक एक क्वेश्चन अगर मानते ये क्वेश्चन जैसे हमने बताया था, अगर कोई कण वृत्तीय तो केलियोनाइट, इलाइट, मांटमोरिलोनाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म एक बार हम आप सबको बता देंगे कल। क्योंकि इसका फुल फॉर्म थोड़ा हो सकता है इसमें कुछ गलत लग रहा है, तो इसको आप सबको बता देंगे। तो कोल्ड स्टोरेज जो हमारा आलू होता है, अगर उसमें हम भंडारण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्टोरेज कर रहे हैं, तो उसमें अंकुरण तथा सिकुड़न, देखे होंगे कुछ आलू होता है कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है? सिकुड़ जाते हैं बहुत, मतलब अगर उसके साइज है तो देखे होंगे एकदम मुलायम हो जाते हैं। क्या? मुलायम हो जाते हैं, हाथों से दबाओगे तो एकदम दबने लगता है उसको, तथा उसमें मिठास हो जाते हैं। आप सब देखे होंगे कि मीठा आलू भी बहुत मार्केट में मीठा आलू भी आता है। तो उन सभी को रोकने के लिए हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो CIPC का प्रयोग किया जाता है। किसका? CIPC का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आलू में अगेती तथा पछेती झुलसा के नियंत्रण के लिए
जिसे बोला जाता है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। अगेती झुलसा जो फलों में होता है कवक द्वारा अब देखिए कपास के कीटों में सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है, या कपास की फसल का सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है, जिसे बोला जाता है पिंक बालवर्म, कपास की गुलाबी सूंडी, जिसे हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा हो जाएगा। क्या हो जाए? हेलिकोबर्पा अर्मीजेरा। या फिर तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की फसल का सबसे हानिकारक कीट कौन सा हो जाएगा, तो कपास की गुलाबी सूंडी, जिसे बोला जाता है पिंक बालवर्म। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि कपास की फसल का सबसे हानिकारक कीट कौन सा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कपास के किस रंग का रेशा सर्वोत्तम माना जाता है, यानी किस रंग का रेशा सर्वोत्तम माना जाता है, तो व्हाइट कलर का जो रेशा होता है वो सर्वोत्तम रेशा माना जाता है। तो ये कपास की फसल का सबसे हानिकारक कीट पिंक बालवर्म, जिसे बोला जाता है कपास की। उसके बाद कपास की कौन सा रेशा सर्वोत्तम माना जाता है, तो व्हाइट या सफेद कलर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चन आप किताब उठाओगे तो सब क्वेश्चन एमआईज करेंगे, लेकिन तो आप सब देख रहे हो ये सब क्वेश्चन पहली बार वहां पर दिया। यही सब क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन उठा के दे देना, अगर पढ़े नहीं रहोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझ लो यही रैंक आप सबका बढ़ा सकता है। एक एक क्वेश्चन अगर मानते, ये क्वेश्चन जैसे दे दिया, जैसे मैंने आप सबको बताया गया था कि तंबाकू में रचाई या क्यूरिंग के लिए कौन से विधि अपनाई जाती है, तो धूमनाल संसाधन सिगरेट तंबाकू के लिए। तो ये सब क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो हमारे लिए रैंक बढ़ा सकते। अब देखिए कपास के रेशों पर गांठों के असमान वितरण या दूरी के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहा जाता है। देखिए कि जो उसमें पाल या कपास में जो उसमें गांठें बनती है, अगर वो समान दूरी पर नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, क्या समान दूरी पर नहीं उत्पन्न हो रहे, जैसे कोई असमान हो जाता है, कोई यहाँ पर तो कोई दूर दूर पर, तो कोई पास में तो कोई दूर पर, तो इसके कारण उत्पन्न दोष को क्या कहा जाता है, तो नेपीनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपीनेस कहा जाता है। ये आप क्वेश्चन किताब उठा के देखो तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, कपास में वनस्पतिक वृद्धि रोकने एवं गूलर का आकार बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साइकोसिल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? साइकोसिल का प्रयोग किया जाता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रैंक बढ़ाने वाले, बहुत अच्छा रैंक करने वाले हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना कि कपास में जो रेशों पर गांठों के असमान वितरण या असमान दूरी पर जो गांठें बनती है उसके कारण उत्पन्न दोष को क्या कहा जाता है, तो नेपीनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपीनेस। कपास में वनस्पतिक वृद्धि रोकने एवं गुणों का आकार बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साइकोसिल नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगता है भिंडी में लगता है, किसमें? और भिंडी में लगता है। जो सबसे गुणों का आकार बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो साइकोसिल नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, हमने बताया था